अरे भाई, तुम्हें कोई ऐसी वीडियो मिली जिसके अंदर सारा सिलेबस भी कवर हो जाए, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आ जाए, मुझे ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े, कम टाइम में अच्छी तैयारी भी हो जाए और अननेसेसरी चीज़ों को मैं छोड़ भी दूँ। अरे हाँ भाई, मिल तो गई, तुम्हें नहीं मिली क्या? ये एक ऑफिस मैनेजमेंट की वन शॉट होने वाली है जिसके अंदर हम आधी बुक के सिलेबस को, आधी बुक के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब ये मत कहना पर्टिकुलर क्वेश्चन ही चाहिए, आप बड़े हो चुके हो, उन क्वेश्चनों को मैंने टॉपिक वाइज समझा दिया है। ठीक है, और दूसरी आधी बुक को मैं सेकंड पार्ट में कवर करवाऊंगी, वो इसलिए ताकि आपकी टेंशन खत्म हो जाए। आप सबको ये लग रहा था कि कब आएगी, इससे अच्छा मैंने आधी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आधी तैयारी तो आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला वर्ड है वो है ऑफिस। ऑफिस किसे कहते हैं? देखो, नाम सुनते ही जो चीज़ें हमें इमेजिन होती है, एक टेबल होने वाला है, एक चेयर होने वाली है, एक लैपटॉप होगा, वहाँ बैठकर आराम से पेपर वर्क करना पड़ेगा। उस बिल्डिंग को, उस रूम को हम क्या कह देते हैं? ये ऑफिस है। ठीक है, लेकिन आज इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका बेस बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट पेज से हम चीज़ों को थोड़ा फास्ट लेकर चलने वाले हैं। एक बात बताओ, मुझे अपनी प्रैक्टिकल दुनिया में झांक कर देखो तो सब कोई ना कोई किसी ना किसी काम में लगे ही पड़े हैं। कोई तेल की शीशियाँ बना रहा है, कोई साबुन बना रहा है, कोई शैम्पू बना रहा है, ठीक है, कोई कुरकुरे बना रहा है, कोई चिप्स बना रहा है, कोई बिस्किट की फैक्ट्री चला रहा है। तो मतलब हर कोई अपना अपना प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे मान लेते हैं वही बिस्किट की फैक्ट्री है जिसके अंदर बिस्किट को बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। ठीक है, बड़े बड़े ओवन लगाए गए हैं बिस्किट को बेक करने के लिए, और बहुत बड़ी बड़ी पैकेजिंग मशीनें हैं। ठीक है, जहाँ पर पैकेजिंग होती है, और बहुत सारे इसके अंदर वर्कर हैं जो कि बिस्किट फैक्ट्री में लगे पड़े हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई पैकेजिंग मशीनों के पास है, कोई ओवन के पास है, तो मतलब सब लोग अपना अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो इस पूरी फैक्ट्री के अंदर बिस्किट बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर इस फैक्ट्री की बैलेंस शीट निकालनी हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना हो, ठीक है, कितने वर्कर और चाहिए, कितने छुट्टी पर हैं, कितने जा रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं, इन सब का रिकॉर्ड रखना हो तो कहाँ पर रखेंगे? उसके लिए हम एक अलग से यूनिट बनाते हैं जहाँ पर सारा पेपर वर्क होता है। ठीक है, जहाँ पर एक एचआर का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर अकाउंट का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, जो कि सब अपनी अपनी टेबल पर बैठ के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एचआर का काम होता है इंटरव्यू लेना, वहाँ पर अकाउंटेंट भी होगा। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हो रही हैं, जितने भी बिस्किट के लिए रॉ मटेरियल खरीद के लाया जा रहा है, रेंट दिया जा रहा है, सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहा होगा। ठीक है, फिर वहाँ पर एक सीए भी होगा जो अपने सारे काम को, बैलेंस शीट को, गवर्नमेंट को टैक्स देने का काम, ये सारे काम अपने निपटा रहा होगा। तो आप देख पा रहे हो, एक यूनिट तो वो हो गई जहाँ पर बिस्किट बनाया जा रहा है, और एक यूनिट वो हो गई जहाँ पर सारा पेपर वर्क हो रहा है, ऑफिशियल काम हो रहा है बिस्किट को बनाने के लिए। वहाँ पर वर्कर की सैलरी स्लिप बनाई जा रही है, किसने ओवर टाइम किया है, किसने कितनी छुट्टी ली है, एक्चुअल में उनको कितनी सैलरी दे रही है, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर कर रिकॉर्ड बनाकर सेव किया जा रहा है। ठीक है, और एक यूनिट के बारे में बात करूँ तो एक यूनिट होगी वेयर हाउस की। वेयर हाउस होगा जहाँ पर सारा स्टॉक रखा होगा, माल रखा होगा, बड़े बड़े कार्टून्स में बिस्किट के पैकेट रखे होंगे। तो आप देख रहे हो, मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए कितनी यूनिट बनाई गई है। एक यूनिट तो वो हो गई जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है, एक यूनिट वो हो गई जहाँ पे ऑफिशियल वर्क हो रहा है, पेपर वर्क हो रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफिस, जहाँ पर पेपर वर्क हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा का पूरा बिजनेस चला रही है, लेकिन उसके अंदर एक ऑफिस होता है, प्रिंसिपल का ऑफिस, वहाँ से सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, ये टॉप मैनेजमेंट हो गया स्कूल का, जहाँ से सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं, सारे टीचरों के रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, सबको सैलरी दी जा रही है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम किसका है? इस ऑफिस का है। और ठीक वैसे ही होता है हमारे बिजनेस के साथ। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ले लो बैंक का। देखो, बैंक भी ना एक ऑफिस ही है, उसको भी हम ऑफिस यूनिट का ही पार्ट मानते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, अलग अलग कैबिन है, सब अपना पेपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर मैनेजर का कैबिन है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, एक वेटिंग एरिया मान लो, वहाँ पर अलग अलग कैबिन है जहाँ पर पैसा डिपॉजिट हो रहा है, कहीं से पैसा निकाला जा रहा है। तो बैंक भी क्या हो गई? एक ऑफिस यूनिट हो गई। तो आपको समझ में आया ऑफिस किसे कहते हैं, एक्चुअल में ऑफिस होता क्या है? और ऑफिस ना, ये जो वर्ड है ना, सबसे पहले जो सुनने में आया था वो 1395 में आया था। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर एक्चुअल बिजनेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, चलाया जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑफिस बोल देते हैं। समझ में आ गया? तो ऑफिस क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, मतलब कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेंटर जहां से कंपनी का ऑफिशियल काम किया जा रहा है, एक्चुअल में जहां पर वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? ऑफिस बोलते हैं। और ऑफिस का काम क्या होता है? सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, सारी चीजों को कलेक्ट करना कहां पर होता है? ऑफिस के अंदर होता है। देखो, कस्टमर ने कितना ऑर्डर दिया है, कितने पैकेट बनाने हैं, कौन सा बिस्किट कब डिलीवर करना है, कौन कौन से स्टेट से ऑर्डर आया है, ठीक है, सैलरी स्लिप में किसने
किसने ओवरटाइम किया है, किसकी कितनी अटेंडेंस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। फिर अब इसको कलेक्ट करके क्या ही कर लेंगे, इससे कुछ करना तो पड़ेगा, तो इसको प्रोसेस किया जाता है, इससे मीनिंगफुल चीजें निकाली जाती है। मतलब कि इन्फॉर्मेशन को हमने अरेंज करा है, एनालाइज किया है, सारी चीजों को देखा है। अब हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, हमें पता लग गया कौन कौन से स्टेट से ऑर्डर आ रहे हैं, तो मतलब हमें पता लग गया कि कौन कौन से स्टेट में हमारा बिस्किट बिक रहा है, तो हमें वहां पर सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो इस इन्फॉर्मेशन को हमें प्रोसेस करना पड़ता है। इन रिकॉर्ड को हमें स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो ये सारे डेटा को हम सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। हमें सारे एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स भी रखने पड़ेंगे, किसने कब छुट्टी ली है, किसने कब ओवर टाइम किया, ये सारी बातों का रिकॉर्ड तो होने चाहिए। अब इस इन्फॉर्मेशन को ऑफिस क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट था, सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत सारी रिपोर्ट बना ली, कहाँ कहाँ पे सेल्स ज़्यादा हो रही है, कहाँ कहाँ से ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो अब वो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जाके कम्युनिकेट कर देगा किसके पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, तो वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा बिस्किट बनाने लगेगी। तो देख रहे हो, मतलब इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ऑफिस क्या काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, प्रोसेस करने का, उसको स्टोर करने का और कम्युनिकेट करने का। ये हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट को, ताकि वो मैनेजमेंट जो है वो अपने फैसले ले सके, प्लानिंग कर सके, अलग अलग प्लान बना सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट कर सके कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, और एक सही डिसीजन, एक सही फैसला जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में ज़रूरी है वो ले सके। ठीक है, ऑफिस देख रहे हो कितनी बड़ी मदद कर रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑफिस के फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला हो गया इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अब देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कस्टमर के ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन होती है, एम्प्लॉइज की इन्फॉर्मेशन होती है, सेल्स की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कहाँ से कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कहाँ पर कितनी सेल्स हो रही है, एम्प्लॉय कब आ रहा है, कितनी अटेंडेंस है, कितना ओवर टाइम कर रहा है। ठीक है, कितने एम्प्लॉइज की हमें और ज़रूरत है, कस्टमर ने क्या क्या ऑर्डर दिए हैं, ऐसी बहुत सारी। और मार्केट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी क्या डिमांड है, कितने कॉम्पिटिटर है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को ऑफिस कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इसके लिए फिर क्या बनाता है, रिकॉर्ड बनाता है। जैसे कि एम्प्लॉइज की फाइल होती है, अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, अकाउंट्स के रिकॉर्ड होते हैं, कितनी कितनी सेल हुई है, कहाँ कहाँ से पैसा आया है, कहाँ कहाँ पैसा गया है। ठीक है, ये सारा काम कौन कर रहा है, ऑफिस ही तो कर रहा है। फिर चीज़ों को कम्युनिकेट भी करता है, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का काम भी ऑफिस ही करता है। ठीक है, किसी को ईमेल भेजना है, लेटर भेजना है, नोटिस देनी है, मीटिंग कंडक्ट करवानी है। ठीक है, तो ये सारी बातें कम्युनिकेट करने का काम कौन कर रहा है, ऑफिस करना है। आपस में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब कि सारी चीज़ें प्लान के अनुसार हो रही हैं नहीं हो रही, डिपार्टमेंट के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो बताएगा हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो सब लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपस में कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है और कंट्रोल भी हो रहा है, और ये सब कहां पर हो रहा है, ये सब ऑफिस में हो रहा है। ठीक है, ऑफिस लेआउट, ऑफिस लेआउट का मतलब क्या होता है, लेआउट का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, चीज़ों को सही तरीके से सेट करना। मम्मी भी करती है ना घर में, क्या करती है, बेड अगर इधर रखा होता है तो उसे इधर खिसका देती है, ताकि बीच में अच्छी खासी स्पेस बन जाए, जगह बन जाए। ठीक है, तो सारी चीज़ों का प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, लेआउट कहलाता है। जब हम सभी चीज़ों का, मशीन का, फर्नीचर का, एम्प्लॉयज़ का ऑफिस के अंदर अरेंजमेंट कर देते हैं ना, सही तरीके से अरेंज कर देते हैं, उसे लेआउट कहते हैं। ओवरऑल अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो राइट पर्सन को राइट प्लेस पर राइट इक्विपमेंट के साथ हमने सेट कर दिया, उसे हमने क्या बोला, ऑफिस का लेआउट। और ऐसा करने से क्या होता है, काम बहुत स्मूथली, इफिशिएंटली होता है और प्रॉपर स्पेस भी बच जाता है। अब देखो इसी इमेज में देखो कितने प्रॉपर तरीके से डेस्क लगा रखे हैं। ठीक है, एम्प्लॉइज को सेट कर रखा है, बीच में स्पेस खाली कर रखा है, फिर डेस्क लगा रखा है, बीच में स्पेस खाली कर रखा है, जिससे क्या हो रहा है, देखने में भी अच्छा हो रहा है और काम भी ईजिली हो रहा है, स्मूथली हो रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिस फ्लोर प्लान भी बोलते हैं। अब बेटर सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, वर्कफ्लो, ये अभी आपको लाइन समझ में आ जाएगी जब हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो यही हो गया, इफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल ऑफिस स्पेस। इसका मतलब क्या, ऑफिस की हर एक जगह को हम अच्छी तरीके से यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया है, प्रॉपर लेआउट बनाया, अरेंजमेंट किया है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी फाइल्स हमारे पास पड़ी थी, तो हमने क्या किया, उसके लिए अलग अलग रैक्स बना दिया, उन सारी फाइलों को उन रैक्स पर रख दिया और उन रैक्स को प्रॉपर कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया, जिससे हमें एक्स्ट्रा रूम बनाना ही नहीं पड़ा और जितना भी हमारे पास स्पेस था उसका हमने अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया। दूसरा होता है बेटर सुपरविजन। अब बेटर सुपरविजन का मतलब देखो, जैसे मान लो ये सारे डेस्क लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर सुपरवाइजर का, जैसे ये वाला जो कैबिन है ना, ये हमने बना रखा है सुपरवाइजर का। अब सुपरवाइजर सबको देख सकता है, प्रॉपरली सब चीज़ पर सुपरवाइज कर सकता है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन कैसे नहीं कर रहा, क्या सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं या नहीं है। तो मतलब हमने प्रॉपर लेआउट ही इस तरीके से बनाया था जिससे जो सुपरविजन हो जाए वो आसान हो जाए, इसलिए हमने अरेंजमेंट किया, हर कोई अपना काम लगन और मेहनत के साथ कर पाए। ठीक है, तो दूसरा तो यही हो गया कंट्रोल बनाने के लिए। तीसरा होता है कि सारा काम स्मूथली और इफेक्टिवली हो।
एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ, आपको मज़ा ही आ जाएगा। जब आप बैंक जाते हो तो आपने देखा होगा किस तरीके से कैबिन बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन, यहाँ पर एक पर्सन, यहाँ पर एक पर्सन, मतलब ये 4 अलग-अलग कैबिन बना रखे हैं जिनको आपस में जोड़ रखा है। यहाँ पर एक पर्सन बैठा होगा, यहाँ पर एक पर्सन, यहाँ पर एक पर्सन और यहाँ पर एक पर्सन बैठा होता है, ठीक है। तो अगर इस पर्सन को इस वाले पर्सन से काम है तो ये उठ कर जाएंगे नहीं, अपने कैबिन को खोलकर इस वाले कैबिन में नहीं जाते। यहाँ पर एक छोटा सा वो बना रखा होता है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर एक छोटा सा शीशा बना रखा होता है, ठीक है, जिसमें से ये लोग बात भी कर सकते हैं। अगर कोई पेपर या कैश वैश पास करना हो तो यहाँ से पास भी कर सकते हैं। मतलब इनका इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, लेआउट बनाया गया है कि वर्क ना बहुत स्मूथली हो रहा है, इन्हें उठकर जाने की ज़रूरत तक नहीं पड़ रही, क्योंकि अरेंजमेंट ही बहुत बढ़िया है, ठीक है। वही मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। और इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन भी बेटर हो पाता है। डिपार्टमेंट आपस में साथ साथ बना दिए गए हैं जिससे कम्युनिकेट करना, अगर किसी भी काम से रिलेटेड हमें कम्युनिकेशन करना हो तो वो बहुत आसानी से हो जाता है डिपार्टमेंट के बीच में, क्योंकि लेआउट बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब बात करते हैं लेआउट के फ़ायदों के बारे में। चलो हमने प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन इससे फ़ायदे क्या हैं, हम पूरे ऑफिस का अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं, हर एक जगह को हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। यहाँ तक कि हमने एक कोने में इतनी सारी फाइल्स रख दी हैं, इतनी सारी फाइल रख दी हैं, और किसके थ्रू रख पाए हैं हम, वहाँ पर हमने बहुत बड़ा सा रैक बना दिया है और रैक्स के अंदर बहुत सारी फाइलें अरेंज कर दी गई हैं। तो मतलब इतने से स्पेस में आप देख रहे हो कितना दिमाग चलाया है हमने, और बहुत सारी फाइल्स को वहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जगह बचती है अगर हम प्रॉपर लेआउट करते हैं। दूसरा होता है काम के अंदर इफिशियंसी आ पाती है, हम कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं, वो भी कम एफर्ट के साथ। जैसे कि अभी मैंने बैंक का एग्जांपल दिया था, उन्हें बार बार कैबिन से उठकर बाहर जाकर दूसरे कैबिन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, उनका टाइम बच रहा है, एफर्ट बच रहा है, वहाँ पर इस तरीके से लेआउट बना रखा है, ठीक है। और इससे सुपरविजन में भी फ़ायदा हो जाता है, सुपरविजन भी इम्प्रूव्ड हो जाता है। मैंने अभी बताया था ना, मैनेजर कहाँ बैठा था, सबसे पीछे बैठा था, उसका कैबिन कहाँ था, सबसे पीछे था, जिससे सुपरविजन करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। तो लेआउट की वजह से सुपरविजन में भी मज़ा आ जाता है और इससे बेटर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बढ़ता है। जैसे कि अभी मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, वहाँ पर वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो जो शीशा खाली छोड़ा गया है जिसमें से वो आपस में बातें कर सकते हैं, ठीक है। आपस में अगर कोई पेपर ट्रांसफ़र करना हो, कैश ट्रांसफ़र करना हो तो उसमें से निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑफिस की लोकेशन। लोकेशन का मतलब तो आपको पता ही है, जगह। जगह, जिस जगह पर ऑफिस को बनाया गया है, जहाँ से वो अपने सारे काम कर रहा है, उसी प्लेस को, उसी साइट को जहाँ पर ऑफिस को स्टैब्लिश किया गया है, जहाँ पर रहकर वो अपने कामों को कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं ऑफिस की लोकेशन, ठीक है। अब ये ऑफिस लोकेशन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के लिए, मान लो 2 ऑफिसेज हैं, एक ऑफिस नंबर ए है और एक ऑफिस नंबर बी है, ठीक है। और ऑफिस नंबर जो ए है ना, वहाँ पर बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन बहुत पास है, बस स्टॉप बहुत पास है, सेफ एरिया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं आसपास, कैफेटेरिया है और मार्केट के बिल्कुल पास है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ दूसरे ऑफिस के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा गलियों के अंदर जाके बहुत दूर पड़ जाता है, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंदर तक जाता ही नहीं है, डेली ट्रैफिक जाम रहता है उस रास्ते पर, गलियों में गड्ढे भरे हुए हैं और एक अनसेफ एरिया है। तो आप कौन से ऑफिस में जाना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है, आप ए को चूज़ करोगे, क्योंकि ए को चूज़ करने से आपको कम थकान होगी, आपका टाइम बचेगा, आपका स्ट्रेस जो है कम होगा, मतलब आपकी जो वर्क लाइफ है वो बेटर चलने वाली है। तो एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के लिए एक ऑफिस को अच्छी लोकेशन पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट लिंक है हमारे ऑफिस की लोकेशन से। अब वो कैसे? मान लो जैसे कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में आपने अपना ऑफिस खोल लिया, ठीक है। वहाँ पर ऑफिस का रेंट बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, प्लस पार्किंग का खर्चा आने वाला है, मेंटेनेंस का खर्चा अलग आने वाला है, तो ऑफिस का ओवरऑल खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एरिया के हिसाब से। लेकिन हमें ऐसी जगह लोकेशन अपनी रखनी है जहाँ पर कंपैरेटिवली सारी चीज़ें सस्ती हों, अच्छी फैसिलिटीज़ तो हो ही हो, साथ में चीज़ें भी सस्ती हों, तो ऐसी लोकेशन डिसाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए एक अच्छी लोकेशन का होना ज़रूरी है। तीसरा है फ्यूचर ग्रोथ। मान लो कल को तुम्हें आगे बढ़ना है, एक्सपेंशन करना है, जैसे मान लो आज एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं 10, लेकिन कल को अगर 50 एम्प्लॉयज़ बढ़ गए, अगर फ्यूचर में अपने बिजनेस को, ऑफिस को बढ़ाना पड़ गया तो क्या होगा? तो मतलब ऐसी लोकेशन आप डिसाइड करो जहाँ पर स्पेस अवेलेबल हो, कल को आप फ्यूचर में ग्रो कर सको, एक्सपेंशन कर सको। आपने एक ऐसी लोकेशन डिसाइड की थी जहाँ पर एक फ्लोर पर तो आपका ऑफिस था और नेक्स्ट फ्लोर पर किसी और का बिजनेस चल रहा था, तो कल आप फ्यूचर में ग्रो या एक्सपेंशन
अपने आप को नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी जो लोकेशन है वो बेकार है। इसलिए हमें ऐसी लोकेशन डिसाइड करनी पड़ती है कि हम आगे भी उसमें फ्यूचर ग्रोथ अपनी देख सके। नेक्स्ट होता है एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी का मतलब वहाँ तक हम कैसे पहुँच रहे हैं। हमारा ऑफिस था बहुत मेट्रो के पास था, बस स्टॉप बिल्कुल पास था, लोकेशन भी गूगल मैप पर ईजिली मिल गई और कस्टमर आपके ऑफिस में 20 मिनट के अंदर अंदर पहुँच गया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपने अपनी ऑफिस को अच्छी लोकेशन पर बनाया है जिससे एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। कस्टमर और विजिटर आपके ऑफिस में आसानी से पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आप ऐसी लोकेशन चुनते जो बहुत अंदर होती, गलियों में होती, ठीक है, जहां पर एड्रेस ढूंढने में 1 घंटा लग जाता, तो मतलब उसको हम गुड लोकेशन नहीं बोलते। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने ऑफिस की लोकेशन को डिसाइड करते हो। ठीक है, अब आप मान लो खुद आप एक ऑफिस खोलने वाले हो, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? जब आप ऑफिस की लोकेशन डिसाइड करोगे तो सबसे पहले देखोगे आप स्पेस कितना अवेलेबल है उस जगह पर। जैसे कि आप स्पेस देखने गए तो आप सबसे पहले ये देखोगे क्या ऑफिस में एम्प्लॉयज़ के लिए, फर्नीचर के लिए, इक्विपमेंट के लिए सफिशिएंट जगह अवेलेबल है या नहीं। वहाँ पर हम अपनी चीज़ों को, फाइल को, सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं या नहीं, रिकॉर्ड रूम है या नहीं। और एक्सपेंशन, अगर कल को हमें एक्सपेंशन करना हो, फ्यूचर में ग्रोथ करनी हो, ऑफिस एरिया बढ़ाना हो, तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस के बारे में ध्यान दे रहे हो कि स्पेस बढ़िया है या नहीं। दूसरा है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नज़दीकियाँ, क्लोजनेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास इतना स्पेस है कि हम सारे डिपार्टमेंट को आपस में साथ में बना सकें, एक दूसरे के पास बना सकें, जिससे उनका कोऑर्डिनेशन आसान हो जाए, इंटरैक्शन आसान हो जाए और कम्युनिकेशन भी आसान हो जाए। ठीक है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक पतली सी बिल्डिंग है और पतली सी बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर वाइज एक डिपार्टमेंट हमें यहाँ बनाना पड़ रहा है, एक डिपार्टमेंट हमें यहाँ बनाना पड़ रहा है। नहीं, आपस में हमें ये देखना है कि क्या क्लोजनेस है, वो आपस में ईजिली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा तो यही हो गया। तीसरी चीज़ हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। मतलब ऑफिस कौन सी लोकेशन पर होना चाहिए? ऐसी लोकेशन जहाँ पर मेट्रो पास हो, बस स्टॉप पास हो, कनेक्टिविटी बढ़िया हो। कनेक्टिविटी बढ़िया होने का मतलब जैसे मान लो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में ऑफिस खोला गया है, तो मतलब हर एरिया का इंसान ऑफिस आ सकता है। ठीक है, हर एरिया से कनेक्टिविटी है। ठीक है, हमारी लोकेशन की तो कनेक्टिविटी भी बढ़िया होनी चाहिए और टाइम सेविंग भी होना चाहिए क्योंकि हमने ट्रैवल में कम टाइम लगाया है। तो मेट्रो से अगर हम आएंगे, क्योंकि मेट्रो फैसिलिटीज़ अच्छी है, तो 20 मिनट में आ जाएंगे। तो जहाँ रोड पर 1 घंटा लगता है वहाँ मेट्रो से 20 मिनट लगेंगे। तो हमें तीसरी चीज़ चेक करनी पड़ती है कि हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी है। और चौथी चीज़ हम देखते हैं कि क्या हमारी ऑफिस की लोकेशन के पास सर्विसेज अवेलेबल है, क्या आसपास बैंक, एटीएम की सर्विसेज अवेलेबल है या फिर पोस्ट ऑफिस वगैरह, पोस्टल की फैसिलिटी है। अगर हमें कल को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट करियर करना हो तो क्या स्पीड पोस्ट है या नहीं है। तीसरी चीज़ देखते हैं हम इंटरनेट की एक्सेस। देखो क्या होता है, बहुत सारे एरिया में आज भी नेटवर्क नहीं आते। ठीक है, तो हमें एक ऐसे एरिया पर अपनी लोकेशन बनानी है ऑफिस की जहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस, टेलीफोन, ये टेक्नोलॉजी का बढ़िया यूज़ हो रहा हो। और चौथा है कि इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी आसपास ही मिल जाए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी ऑफिस की लोकेशन को डिसाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर मैंने पढ़ा दिए जिसके थ्रू हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी ऑफिस की लोकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफिस का प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, मतलब हर एक काम को करने का एक प्रोसेस है, स्टेप है, ठीक है, मेथड है जिसको फॉलो करके वो काम को किया जा रहा है। तो ऑफिस प्रोसीजर क्या हो गया? वो रूल हो गए, वो पॉलिसीज हो गई, वो स्टैंडर्ड मेथड हो गई जिनको फॉलो करके क्या किया जा रहा है, ऑफिस का काम किया जा रहा है। जब हम सेम तरीके के मेथड को फॉलो करते हैं ना तो काम में ना इफिशियंसी आती है, वो सिस्टमैटिक तरीके से और यूनिफॉर्म मैनर में हो पाता है। जैसे मान लो, जैसे आपको ना छुट्टी चाहिए ऑफिस से, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ना आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद ना एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर मैनेजर के पास जाना पड़ेगा। मैनेजर क्या करेगा? अप्रूवल देगा। अप्रूवल के बाद एचआर अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर देगा, उसके बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी। मतलब ऑफिस में ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, छुट्टी लेने का ये प्रोसेस है। और किसी को भी छुट्टी चाहिए तो वो ऐसे ही इसी प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो सबको एक यूनिफॉर्म मैनर मिल गया। ठीक है, काम करने का, चीज़ें करने का एक सिस्टमैटिक तरीका मिल गया कि ऐसे ही करना है। अब देखो, जैसे दूसरा एग्जांपल देती हूँ, किसी कस्टमर ने ना कंप्लेन करी है तो उस कंप्लेन को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले रजिस्टर में कंप्लेन को दर्ज करना पड़ता है, उसकी एंट्री करनी पड़ती है। और जब एंट्री हो जाती है तो उसे कंसर्न्ड ऑफिस के पास भेजा जाता है। फिर कंसर्न्ड ऑफिसर क्या करता है? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये एक तरीका है, ये एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके काम को किया जा रहा है। अब इससे होगा क्या? इससे काम में डिसिप्लिन आएगा। ठीक है, मतलब ऑफिस में पूरी तरीके से डिसिप्लिन आएगा, सब सेम तरीके से काम कर रहे हैं, गलतियां कम होने के चांसेस हो जाएंगे। जैसे मान लो सैलरी की स्लिप, जब
जब सैलरी बनाते हैं ना, सैलरी स्लिप बनाते हैं, तो ना हम उसमें ये देखते हैं कि उस वर्कर की, उस एम्प्लॉय की छुट्टियाँ कितनी थी, उसने ओवरटाइम कितना किया, सारी चीज़ों को नोट करते हुए बाद में सैलरी की स्लिप को कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस दे रखा है, तो हमसे गलती नहीं होगी किसी की भी सैलरी स्लिप बनाने में, एक्यूरेसी मेंटेन रहती है और काम में भी प्रोफेशनलिज्म आता है, ठीक है। तो ये ऑफिस प्रोसीजर होता है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहला फ़ायदा है, जब हम हर कोई ऑफिस के प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है तो काम के अंदर इफ़िशिएंसी आती है, काम स्पीडी तरीके से होता है और इफेक्टिवनेस उसमें बढ़ जाती है। जैसे अभी मैंने छुट्टी का एग्जांपल दिया ना, तो छुट्टी लेने के लिए एक रिटन प्रोसीजर बना रखा है, तो काम में क्या आ जाएगी, इफिशिएंसी आ जाएगी। अब छुट्टी लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें बताया कि उन्हें क्या क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये करना है, ये करना है, तो उससे काम में क्या आ जाती है, एक तो स्पीडीनेस आ जाती है, दूसरा इफिशियंसी आ जाती है, सबको पता होता है क्या क्या करना है। दूसरा फ़ायदा होता है ट्रेनिंग का। अब इन भाई साहब को पता है कि ऑफिस के कुछ रिटन रूल्स हैं, कुछ रिटन प्रोसेस बनाए गए हैं, मेथड बनाए गए हैं, उन्हीं हिसाब से मुझे इन नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, नए एम्प्लॉयज़ को काम सिखाना है। अब ऑफिस का प्रोसीजर है, सबसे पहले तो 15 दिन तक उन्हें ट्रेनिंग रूम में बैठकर चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद उनको 2 तरीके के टेस्ट देने पड़ते हैं। टेस्ट देने के बाद 2 दिन तक प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है, उसके बेसिस पर हम उनको स्कोर देते हैं। तो मतलब ये तरीका है, ये प्रोसेस है, और इनको पता है कि ऑफिस का क्या तरीका है, तो इनको ट्रेनिंग देना आसान हो जाएगा, ये नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर पाएंगे। तो ये किसका फ़ायदा है, ऑफिस प्रोसीजर का फ़ायदा है कि ट्रेनिंग भी आसान हो जाती है। तीसरा, काम में कंसिस्टेंसी आती है। कंसिस्टेंसी का मतलब काम ना स्टैंडर्ड तरीके से कंसिस्टेंट वे में हो पाता है। वो कैसे, अब हमें पता है, जैसे किसी को भी लेटर भेजना है ना, तो हमें पता है कि अगर कंपनी किसी को भी लेटर भेजती है तो उसका क्या फॉर्मेट होने वाला है। सबसे पहले कंपनी का नेम आएगा, डेट, सब्जेक्ट, सिग्नेचर, ये सारे तरीके आएंगे, ठीक है, इससे लेटर बनाया जाएगा। तो अब हर कोई किस तरीके से बनाएगा, इसी तरीके से बनाएगा, तो वो अपने काम में कंसिस्टेंट हो जाएगा, रोजाना वैसे ही तरीके को फॉलो करेगा, तो इससे चीज़ें क्या होंगी, प्रोफेशनल लगेंगी, ठीक है, और काम में कंसिस्टेंसी आएगी। और चौथा होता है रिडक्शन ऑफ एरर। अभी मैंने आपको बताया था कि सैलरी स्लिप को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले उनकी अटेंडेंस चेक करी जाती है कि कितनी छुट्टियां उन्होंने ली है। उसके बाद अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा वर्क किया है तो उसके लिए बोनस डिसाइड किया जाता है। फिर उनकी जो एक्चुअल सैलरी होती है, उन सब चीज़ों को डिसाइड करते हुए ही हमें सैलरी स्लिप बनानी होती है, जिससे गलतियों के चांस कम हो जाते हैं। हमें पता है प्रोसीजर है, रिटन प्रोसीजर बना रखा है, तो मिस्टेक्स तो होंगी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमें उनका ओवर टाइम का 2000 देना है, वो हम देंगे, क्योंकि ऑफिस का रूल है ये, ठीक है। तो ये सारे फायदे होते हैं किसके, ऑफिस प्रोसीजर के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ऑफिस, ठीक है। हम ऑफिस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल ऑफिस। ट्रेडिशनल ऑफिस में क्या होता है, ये क्लासिक ऑफिस होता है। देखो, हर एक चीज़ के लिए, हर एक काम के लिए अलग अलग रूम बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, अलग अलग रूम बना रखे हैं। जैसे आपने बैंक के अंदर देखा होगा, एक रिसेप्शन का डेस्क होता है, ठीक है, मैनेजर का कैबिन अलग होता है, कैश वाला सेक्शन अलग होता है, कस्टमर के लिए वेटिंग एरिया अलग होता है। तो ये सब क्या है, ये बैंक जो है, लॉ फर्म जो है, ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रेडिशनल ऑफिस का एग्जाम्पल है। मतलब एक ऐसा सेटअप जिसमें ना सब चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग रूम बनाए गए हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, ट्रेडिशनल ऑफिस बोल दिया। और यहाँ पर सारी चीज़ों को इस तरीके से फिक्स्ड किया जाता है कि सब अपने रूम में रह रहकर काम करते हैं, शोर भी कम आता है और प्रोफेशनल एटमोसफियर भी बना रहता है। दूसरा होता है क्रिएटिव ऑफिस। देखो, नाम से ही समझो, नाम में ही है क्रिएटिविटी। मतलब एक ऐसा ऑफिस, उस तरीके से हम उस ऑफिस को डिज़ाइन करते हैं जिससे वहाँ पर लोग आपस में बैठकर काम कर सके, टीम वर्क इंक्रीज होता है, कोलैबोरेशन इंक्रीज होता है। मतलब देखो, अगर आप एक बिजनेस चलाते हो और आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट करवानी है, तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग कंपनी के पास जाना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजिंग कंपनी में एम्प्लॉय को एक खुला वर्क स्पेस दिया जाता है, जहाँ पर वो बैठकर अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। कई बार कलरफुल फर्नीचर लगा दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा क्रिएटिव हो सके। और ये किसके लिए बेस्ट होते हैं ऐसे ऑफिस, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए, ठीक है, जो क्रिएटिव कंपनीज होती हैं उनके लिए, स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग मिलकर नए नए डिस्कशन करते हैं, नए नए आइडियाज़ को इंकरेज करते हैं और चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर बैरियर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, रुकावटें जो होती हैं वो काफ़ी कम होती है, और यहाँ पर ईजिली लोग आपस में ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करके अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। और तीसरा है प्राइवेट ऑफिस। अब देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइवेट। यहाँ पर देख रहे हो ना, कैसे एक अलग सा रूम है, लोकेबल रूम है, ठीक है, लोकेबल रूम है, जो किसी एक इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी एक कंपनी के लिए यूज हो सकता है। जैसे लॉयर का एक ऑफिस हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट ने अपना एक ऑफिस खोल लिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, यहाँ पर ना प्राइवेसी बनी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी होगी, और जितनी भी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं ना, कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेफ रखे जा सकते हैं, प्राइवेट मीटिंग कंडक्ट करी जा सकती हैं। तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी के लिए ऐसे ऐसे रूम यूज़ होते हैं, ऐसे सेपरेट ऑफिस बना दिए जाते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए।
अब बात करते हैं कोवर्किंग ऑफिस के बारे में। अब कोवर्किंग ऑफिस क्या है? देखो, जिसके पास जगह खाली है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो उससे और पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, आपके पास बहुत अच्छी और बड़ी स्पेस खाली है, तो आपने क्या बना दिया, वहाँ पे कोवर्किंग ऑफिस बना दिया, वहाँ पे टेबल्स लगा दी, चेयर लगा दी, फिर अलग अलग लोग वहाँ पर बैठ कर अपना अपना काम कर सकते हैं और अपनी जगह का उन्हें क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, ठीक है। जिस भी टेबल पर वो आज बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कल भी उसी टेबल पर बैठेंगे, जहाँ पर भी जगह खाली दिख गई वहाँ पर बैठ के काम कर लिया, ठीक है। अब होता क्या है, ये कोवर्किंग ऑफिस ना एक शेयर्ड ऑफिस होता है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के बिजनेसेस या डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग आकर बैठकर अपना काम करते हैं। जिनको घर से काम करना पसंद नहीं होता ना, वो ऐसे कोवर्किंग ऑफिस में चले जाते हैं, थोड़ा बहुत रेंट देते हैं और इसके बाद यहाँ से बैठकर काम कर सकते हैं। जैसे कि एक कंटेंट राइटर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, या स्टार्टअप कंपनी है उनका कोई स्टाफ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आ सकते हैं और अपना अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्सिबल डेस्क ऑप्शन है, जिस भी डेस्क पर हम बैठकर काम करना चाहते हैं, जो उस पर भी हमें लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं, वहाँ पर बैठ के काम कर सकते हैं और ये लोअर कॉस्ट में हमें मिल भी जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, कोवर्किंग ऑफिस बोलते हैं, और जिसका ये होता है उसको रेंट मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टेजियस ऑफिस के बारे में। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक फ्लोर था, एक फ्लोर पे सबसे पहले 2 रूम लिए गए थे, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयज़ कम थे, 20 एम्प्लॉय थे, तो 2 रूम में हमारा काम चल रहा था, तो हमने 2 रूम को रेंट पर ले लिया और उसमें अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या, अब धीरे धीरे बढ़ गए हमारे एम्प्लॉयज़, बढ़ गए, 50 एम्प्लॉयज़ हो गए, तो वहाँ पर आसपास जो 3 रूम और खाली पड़े हुए थे वो भी हमने रेंट पर ले लिए उसी फ्लोर के। तो मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, जब एक कंपनी क्या करती है, अलग अलग ऑफिस यूनिट एक ही फ्लोर पर खरीद लेती है, बना लेती है और उनका यूज कर रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिजियस ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हो ना कैसे अलग अलग रूम ले रखे हैं और यहाँ पर एक ही रूफ के नीचे बैठकर एक ही टेनेंट पे सेम फ्लोर पर काम चल रहा है, ठीक है। मल्टीपल ऑफिस रन किए जा रहे हैं, मल्टीपल यूनिट चलाई जा रही हैं। सुटेबल किस बिजनेस के लिए होते हैं, ग्रोइंग बिजनेस के लिए होते हैं। और सबसे अच्छी बात इसका फीचर यह है कि हमें अलग अलग बिल्डिंगों में रूम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें एक ही स्पेस एक ही फ्लोर पर एक ही छत के नीचे मिल चुका है। तो ये सारा फायदे वाली बात है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है वर्क फ्रॉम होम कल्चर, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, घर से बैठकर जब हम काम करते हैं तो उसे हम वर्क फ्रॉम होम बोल देते हैं। बस इस वाले कॉन्सेप्ट में इतना ही बताया गया है कि जब एक एम्प्लॉई अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा है अपने घर से या फिर किसी दूसरी लोकेशन से ऑफिस में जाने की बजाय, तो उसे हमने क्या बोल दिया, वर्क फ्रॉम होम बोल दिया। जैसे अगर वो हॉस्टल में रहता है तो वो हॉस्टल से काम कर रहा है, ट्रैवल करते हुए गाड़ियों में काम कर रहा है, ठीक है। या फिर अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, एक को वर्किंग स्पेस होता है, को वर्किंग ऑफिस होता है, तो वहाँ से भी बैठकर वो काम कर सकता है। तो इसका मतलब रिमोट लोकेशन का मतलब यहाँ पर ये है, हॉस्टल की जगह, ठीक है, या फिर किसी ट्रैवल की जगह, या फिर को वर्किंग ऑफिस, ठीक है। और आपको तो पता ही है वो होम से रहकर भी काम कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं। और यहाँ पर क्या चाहिए होता है, हमें डिजिटल कम्युनिकेशन चाहिए होता है, मतलब कि इंटरनेट चाहिए। हम यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, जूम ऐप होता है ना, जूम पर मीटिंग होती है, ठीक है, ईमेल भेज रहे हैं, टीम से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, डिजिटली हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे। और दूसरा, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, कन्वीनियंस मिल जाता है। जब हम घर से काम करते हैं ना, तो जैसे मान लो कि अगर हम ऑफिस जा रहे थे तो सुबह 1 घंटा तो तैयार होने में लगता था, 2 घंटा हमें ट्रैवल करने में लगता था, और जब हम शाम को वापस आते थे तब भी हमें 2 ही घंटे लगते थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दिन के 5 घंटे तो ट्रैवल में वेस्ट हो रहे हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि हम घर से काम कर रहे हैं तो हमें फ्लैक्सिबिलिटी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की शिफ्ट करनी ही करनी है, नहीं, घर में तो मैगी बना लो, चाय बना लो, उसके बाद काम कर लेंगे, ठीक है, 1 घंटे का कभी भी ब्रेक ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है, टाइम में फ्लैक्सिबिलिटी मिल जाती है, प्लस जो 5 घंटे हमारे ट्रैवल में लग रहे थे वो बचते हैं, तो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है और हमारी वर्क लाइफ बैलेंस हो जाती है जब हम घर से काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही हो गया कि हमें इंडिपेंडेंस मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, आज़ादी मिल रही है। हम जब चाहे, जिस भी टाइम चाहे उस टाइम काम कर सकते हैं। डेडलाइन मिली हुई है, ठीक है, कि हमें इतनी तारीख तक या फिर कल शाम तक काम कंप्लीट करके देना है, तब हमारी मर्ज़ी है, हम उसे किसी भी घंटे में करें, किसी भी टाइम ब्रेक लें, किसी भी टाइम मैगी बनाएं, किसी भी टाइम चाय बनाएं, ठीक है, किसी भी टाइम अपने बच्चों के साथ खेलें, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल जाती है, फ्लैक्सिबिलिटी मिल जाती है। दूसरा, यहाँ पे ट्रैवल का टाइम बच रहा है, जो कि मैंने अभी बताया था, 5 घंटे लग रहे थे, बताओ, जाने आने में, वो सारा टाइम बच गया। उसकी जगह हम रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बीवी बच्चों को टाइम दे सकते हैं, उनके लिए चाय बना सकते हैं, ठीक है, उनके साथ डांस कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल का टाइम बच गया। तो इंसान रिलैक्स कर सकता है, फ्री हो सकता है। ऊपर से जो पेट्रोल का खर्चा आता था, ये सारी चीज़ें जो खर्चे आते थे
ट्रांसपोर्टेशन के, वो भी बच रहे हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा भाई। तीसरा होता है एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं ना तो खर्चा बढ़ जाता है, मील पर खर्चा होता है, हमें अच्छे खासे कपड़े चाहिए होते हैं, देखो हमें भी अच्छा दिखना है, नई नई ड्रेसेस खरीदते हैं, पॉलिश मारने वाली डिब्बी भी चाहिए जूतों पर, भाई जूतों को भी तो चमकाना है, प्लस पेट्रोल का खर्चा, मतलब फालतू के खर्चे बढ़ जाते हैं। इन सारे खर्चों से आज़ादी मिलती है अगर हम घर से काम करते हैं। चौथा, हमारी जो वर्क लाइफ है वो भी बैलेंस हो जाती है। वही टाइम जो हम ट्रैवल में दे रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, ठीक है, ब्रेक में जब हम बाहर जा रहे थे, अपने बच्चों और बीवी के साथ वही कीमती टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम है ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलती है। तो ये सारे फायदे हो गए। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। कभी किसी दूसरे स्टेट में रहकर उस खाली कमरे में जहाँ पर आपने किराए पर रूम लिया है उसमें बैठ के काम किया है, आइसोलेशन ही होगा, तन्हाई होगी, मतलब अकेलापन इतना काटेगा, इतना फील होगा, किसी से बात नहीं हो रही, कोई दोस्त नहीं है, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमेशा ना इंसान ना डिप्रेशन में भी जाने लगता है, धीरे धीरे वो तन्हाई काटने लगती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है वर्क फ्रॉम होम का। जब हम किसी दूसरी सिटी में जाकर, किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं ना, और घर से कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम उसी सिटी में रहकर, स्टेट में रहकर ऑफिस जाते, तो वहाँ पर नए नए दोस्त बनते, कलीग्स बनते, जो आपस में मदद करते, काम में मदद करते, कनेक्शंस बनते। तो पहला नुकसान तो यही हो गया। दूसरा नुकसान हो गया कि भाई अब जो ऑफिस के कामों का सेटअप है उसको भी तो लगाना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, वाईफाई लगाना पड़ेगा, ठीक है, लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। जो सेटअप का खर्चा है ना, जो कॉस्ट है ना ऑफिस के सामान की, इंटरनेट की, इक्विपमेंट की, वर्क स्पेस सेटअप की, वो बढ़ जाती है। जैसे मान लो आपने छोटा सा रूम ही लिया था किराए पर रहने के लिए, और वहाँ पर एक बेड रख लिया, ठीक है, बेड का एरिया कवर हो गया, एक छोटा सा किचन है और रूम में जगह ही नहीं बच रही। लेकिन जब हम ऑफिस का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अलग सा सेटअप बनाना पड़ेगा, तो जगह चाहिए होगी, तो मतलब खर्चा ही खर्चा बढ़ रहा है। और तीसरी चीज़ देखी जाए तो ओवर वर्किंग। अब होता क्या है, अब एम्प्लॉय सोचता है कि हम तो घर से काम कर रहे हैं, मजे ही मजे है, लेकिन मैनेजर क्या कर देता है, उसको बोल देता है कि ये वाली ईमेल चेक करके बता देना। रात के 12 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, वो बोलेगा ये ईमेल को चेक करना, ये लेटर को चेक करना बहुत ज़रूरी है, मुझे जल्दी से चेक करके बता दो। वो फिर हलवा समझने लगते हैं मैनेजर। तो ऐसे में जब आप घर से काम करते हो ना, तो आप पे ओवर वर्क की बर्डन डाल देते हैं, जो कि स्ट्रेस का और कहीं ना कहीं थकान का कारण बनते हैं, ठीक है। और फोर्थ है प्रोडक्टिविटी चैलेंज। अब होता क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। घर से आप मीटिंग कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, फॉरेन क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग चल रही है, तो बच्चों ने गाने चला दिए, ठीक है, बच्चे भागते हुए कमरे में आ गए, ठीक है, कोई चिल्ला रहा है, कहीं पे बर्तन गिर रहा है, ये सारी चीज़ें दिक्कत होती है, ठीक है, किसी ने टीवी की आवाज़ तेज कर रखी है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है। और बगल में फ्रिज के ऊपर मैगी का पैकेट रखा है, बार बार आपका ध्यान उसी मैगी के पैकेट पर जा रहा है, आपका मैगी खाने का भी मन कर रहा है। तो मतलब देख रहे हो कितनी सारी डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ रहा है, आपके काम में आपका ध्यान नहीं लगता। ये सारे नुकसान होते हैं किसके, वर्क फ्रॉम होम के। नेक्स्ट है ऑफिस एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हम बात कर रहे हैं मैनर्स के बारे में, हम बात कर रहे हैं आपके प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में। देखो हर जगह का ना अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है, मतलब अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से ड्रेसअप होना है, टाइम पर आना है, कलीग के साथ कैसे रेस्पेक्टफुल बिहेवियर करना है, ठीक है, ये सब किसका पार्ट है, ऑफिस के एटिकेट्स का पार्ट है। मतलब हम बात कर रहे हैं रूल्स के बारे में, मैनर्स के बारे में, और आपके प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में, जो आपसे एक्सपेक्ट किया गया है कि ऑफिस के अंदर आप ऐसे बात करोगे, ऐसे कपड़े पहनोगे, टाइम पर आओगे, उसे हमने क्या बोल दिया, ऑफिस के एटिकेट्स बोल दिया, ठीक है। अब जैसे कि एक एम्प्लॉय है, सुबह सुबह ऐसे तो नहीं ना कि एंट्री मारते वक्त हाथ में बर्गर होगा, मुंह चलाते हुए ऑफिस के अंदर एंट्री मार रहा है, ऐसे नहीं ना, ये एटिकेट्स के खिलाफ है। एटिकेट्स का मतलब प्रोफेशनल तरीके से आपने फॉर्मल ड्रेस पहनी और आप स्माइल करते हुए पोलाइटली अंदर की तरफ आते हुए सबको बोलते हो गुड मॉर्निंग, ये एटिकेट्स का पार्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ कंसेप्ट के बारे में। तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो किस में काउंट होगा, प्रोफेशनलिज्म में काउंट होगा। जैसे मान लो किसी मैनेजर ने बोला मुझे ये वाली फाइल अर्जेंटली चाहिए, तो आपका क्या तरीका बनता है, आपका बनता है कि आप बोलो जी सर अभी लाया, गुस्सा होने की बजाय, चिल्लाने की बजाय आपको क्या बोलना पड़ेगा, जी सर मैं फाइल अभी भिजवाता हूँ। ये किस में काउंट होगा, प्रोफेशनलिज्म में काउंट होगा। और आपका कम्युनिकेशन का जो तरीका है, बात करने का जो वे है ना, वो भी क्लियर होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे मान लो अगर किसी जूनियर से कोई गलती हो गई है, ईमेल भेजते हुए कोई गलती हो गई है, तो उस पर चिल्लाने की बजाय, गुस्सा होने की बजाय हम ये कह सकते हैं प्लीज चेक द डॉक्यूमेंट वंस अगेन। डायरेक्टली उस पर चीखते हुए ये नहीं बोलेंगे भाई तूने गलत काम किया है। तीसरा होता है वर्क प्लेस हार्मनी। जब तुम ऑफिस में काम कर रहे हो तो तुम्हें कॉर्पोरेशन के साथ, टीम वर्क के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है, बनाना है, सबके साथ हंसी खुशी राजी खुशी काम करना है। जैसे कि एक एम्प्लॉय पे बहुत सारा काम है तो दूसरा एम्प्लॉय क्या कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है, उसका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवा सकता है। ये ऑफिस एटिकेट का हिस्सा है, ठीक है। तो आप क्या समझ पा रहे हो, ऑफिस एटिकेट्स किस में मदद कर रहा है, प्रोफेशनलिज्म लाने में, रेस्पेक्ट लाने में, टीम वर्क लाने में, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है अगर आपके पास ऑफिस एटिकेट्स है तो, ठीक है। अब ऑफिस एटिकेट्स के क्या फायदे हैं, तो सबसे पहला है रेस्पेक्ट। अभी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, अगर आपके अंदर ऑफिस एटिकेट्स है तो आपको पता होगा किससे कैसे बात करनी है, चाहे ऑफिस बॉय हो, रिसेप्शनिस्ट हो, मैनेजर हो, सबसे आप क्या करोगे, पोलाइटली बात करोगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे पाएंगे। दूसरा फायदा होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, काम ज़्यादा इफिशियंट तरीके से हो पाता है बिना किसी लड़ाई झगड़े के, क्योंकि सबको पता है ऑफिस के क्या एटिकेट्स हैं, ठीक है।
तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाती है। तीसरा है टीम वर्क। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर एक इंसान का एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था तो दूसरे वाले ने उसकी मदद कर दी, ये ऑफिस एटिकेट का हिस्सा था। टीम वर्क में काम हो गया, डेडलाइन से पहले पहले काम पूरा हो गया, तो कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन से एक बढ़िया एनवायरनमेंट बन पाया। चौथा होता है प्रोफेशनल इमेज। आपको पता है ऑफिस के एटिकेट्स के बारे में आप अच्छे से जानते हो, तो आपको पता होगा आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, वेल आयरन ड्रेस पहननी है, ड्रेस कोड क्या है, ठीक है, किससे कैसे बात करनी है, कितने बजे ऑफिस आना है। जब सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि आप ऑफिस एटिकेट जानते हो, तो इससे प्रोफेशनल इमेज बनेगी। ठीक है, आपको पता होगा क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कॉलीग के साथ कैसे रिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है डिसिप्लिन। अब जब सब कोई ऐसे ही चलने वाला है, ऑफिस एटिकेट्स को फॉलो करने वाला है, तो कहीं ना कहीं पूरे ही बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन आएगा, ऑफिस स्मूथली चलेगा, अपने सारे कामों को कर पाएगा, रूल्स फॉलो हो रहे होंगे, सब टाइम पर आ रहे होंगे, सबने सही ड्रेस कोड पहनी होगी, सही तरीके से बातें हो रही होंगी, सही तरीके से टीम वर्क में काम हो रहा होगा, तो डिसिप्लिन बना रहेगा। तो ये सारे फायदे होते हैं ऑफिस एटिकेट्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डू एंड डोंट का। मतलब क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। डू मतलब करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऑफिस एटिकेट का हिस्सा है, पार्ट है। और डोंट का मतलब क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऑफिस एटिकेट का पार्ट नहीं है। तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले हमें पंक्चुअल होना पड़ेगा, ऑफिस हमें टाइम से जाना पड़ेगा। अगर 9 बजे काम शुरू होता है तो 8:55 पर ऑफिस पहुंच जाओ। ठीक है, डिसिप्लिन को फॉलो करो। ठीक है, तो बी पंक्चुअल। दूसरा है टीम प्लेयर बनो। मतलब आपको कलीग के साथ कैसे कॉर्पोरेट करना है वो आना चाहिए। अगर किसी को वर्कर ने रिपोर्ट बनाने में आपकी हेल्प मांग ली तो आपको उसकी हेल्प करनी है ताकि उसका काम कंप्लीट हो जाए। तो टीम प्लेयर बनना है, किसी से कोई जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। तीसरा है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। कहने का मतलब जब सामने वाला पर्सन आपसे बात कर रहा है ना, अपनी बात को शेयर कर रहा है, तो आपको स्माइल देनी है, आई कांटेक्ट करना है, रेस्पेक्टफुल तरीके से जेस्चर और एक्सप्रेशन रखने हैं। मतलब लगना चाहिए आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हो और आपको पोलाइटली आंसर करना है। इस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आपके जो आसपास का एरिया है, जहाँ पर भी आप जिस भी डेस्क पर आप काम करते हो, उसको आपको साफ रखना है और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ है प्रोफेशनल अपीयरेंस। मतलब आपको ड्रेस जो है नीटली पहन कर आनी है, ड्रेस कोड को फॉलो करना है, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो ये सारी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो चीज़ें आपको करनी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑफिस एटिकेट्स का पार्ट नहीं है, जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले लेट नहीं आना चाहिए। यह आपको दिखाता है कि आप कितने इररिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो आप कभी भी ऑफिस पर लेट नहीं आना चाहिए। दूसरों को बीच में बात करते हुए काटना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। पहले उनकी बात सुनो, उनकी बात को फिनिश होने दो, फिर अपनी बात को बोलो। ठीक है, अगर आपके कोई पर्सनल कॉल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आते जा रहे हैं, पूरे दिन में 10 कॉल आ जाते हैं आपके पर्सनल, तो ऐसे अननेसेसरी कॉल को, पर्सनल कॉल्स को अवॉइड करना है। ये ऑफिस एटिकेट का पार्ट नहीं है। ऑफिस में हो तो ऑफिस का काम करना चाहिए, ज़्यादा बातें नहीं करनी, गॉसिप्स नहीं करने। ठीक है, किसी दूसरे एम्प्लॉइज़ के बारे में जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, तो र्यूमर्स भी नहीं फैलाने, गलत चीज़ें भी नहीं बोलने। ठीक है, और ऑफेंसिव लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो कामली पोलाइटली उसको आंसर करना है, चीज़ों को सिखाना है, समझाना है। कोई भी रूड तरीके से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं दिखाना। ये ऑफिस एटिकेट का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है। देखो, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है। क्या बोला मैंने, स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जिसमें रहकर चीज़ें करी जाती है। जैसे स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले स्कूल में कौन आता है, प्रिंसिपल आती है, फिर उसके अंडर में वाइस प्रिंसिपल काम करती हैं, फिर उसके अंडर में सारी टीचर्स आती हैं। तो जैसे स्कूल का ये स्ट्रक्चर हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, वैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइन भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाम से ही चीज़ें क्लियर हो रही है कि जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो कैसा होने वाला है, एक लाइन में होने वाला है। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, टॉप मैनेजमेंट के पास है। जो सीईओ हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी उनके पास है। वो किसको ऑर्डर देंगे, अपने नीचे वाले को, मैनेजर को ऑर्डर देंगे, फिर वो अपने नीचे वाले को देंगे, सुपरवाइजर को देंगे, फिर सुपरवाइजर वर्कर को ऑर्डर देंगे। तो देख रहे हो आप कैसे अथॉरिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और सबसे ज़्यादा पावर ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, फिर उससे कम इनके हाथ में, फिर उससे कम इनके हाथ में। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। यहाँ पर ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, यहाँ पर ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो सब चीज़ें एक लाइन में चल रही हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, लाइन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कोई भी परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, कोई भी कंप्लेंट करनी है, तो पहले ये सुपरवाइजर को बताएंगे, सुपरवाइजर मैनेजर को बोलेगा और मैनेजर चीफ एग्जीक्यूटिव को बोलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सबसे ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का, जिसमें सबसे ज़्यादा अथॉरिटी कहाँ पर होती है, ऊपर वालों के हाथ में होती है। फ्लो कैसा है इसमें, टॉप टू बॉटम आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर जो अथॉरिटी का फ्लो चल रहा है वो टॉप टू बॉटम चल रहा है, चीज़ें ऐसे आ रही हैं। लेकिन अगर वहीं पे बात करूँ कंप्लेंट वगैरह की, तो हर एक एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करने वाला है, अपने सुपीरियर को। इनसे सुपीरियर ये है तो इनको बताएगा, फिर ये इनको बताएगा, फिर ये इनको बताएगा। ठीक है, तो एक डायरेक्ट लाइन में चीज़ें हो रही हैं।
और वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसके पास कितनी पावर है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किस काम के लिए कितना जिम्मेदार है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहला फायदा तो यही हो गया, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें समझ में आ रहा है कैसा है जाएगा, और अगर बिजनेस में नया एम्प्लॉय भी आ जाएगा तो उसे भी जल्दी से समझ में आ जाएगा कि उसका बॉस कौन है, उसको किससे शिकायत करनी है, किसको बताना है। ठीक है, दूसरा होता है बेटर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल और सुपरविजन हो पाता है, मतलब कामों पर अच्छे से नजर रखी जा सकती है। सुपरवाइजर रोज वर्कर को चेक कर सकता है कि उनका प्रोडक्शन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। इजीली कोऑर्डिनेशन भी होता है, कंट्रोल भी होता है और सुपरवाइज भी सुपीरियर करते हैं। और नेक्स्ट फायदा है क्विक डिसीजन का। सबको पता है किसके ऑर्डर को फॉलो करना है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन की तरह कि सबसे बातचीत की जाएगी, सलाह मशवरा लिया जाएगा, उसके बाद कोई फैसला निकाला जाएगा। ऐसे में डिले हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि हमें किसकी बात माननी है। ठीक है, अगर मशीन खराब हो गई तो मैनेजर तुरंत ऑर्डर दे देगा कि इसे रिपेयर करवानी है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहती है। मतलब यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि हम एम्प्लॉयज़ का बॉस कौन है, हमें किसकी कमांड को फॉलो करना है। ठीक है, वर्कर को किससे ऑर्डर मिलने वाले हैं, अपने सुपरवाइजर से ऑर्डर मिलने वाले हैं, और सुपरवाइजर को किससे ऑर्डर मिलने वाले हैं, मैनेजर से ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन नहीं होती क्योंकि कमांड क्लियर है किसकी लेनी है। कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे वर्कर को बहुत लोगों की बात माननी पड़ती है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो उनके बारे में नहीं पढ़ रहे, बस मैंने एक नॉर्मल सी बात आपको बता दी। ठीक है, अब बात करूँ इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसके क्या नुकसान है, हमेशा हमें रिलाई होना पड़ेगा किस पर, मैनेजर पर। अगर मान लो मैनेजर की तबीयत खराब है और वो नहीं आ पाया तो उस दिन सारे फैसले रुक जाएंगे, काम रुक जाएंगे, हम हमेशा किस पर डिपेंड रहेंगे, मैनेजर पर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा होता है एक्सेस वर्क का लोड भी मैनेजर पर आ जाता है। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयज़, रिपोर्ट, मीटिंग्स, कंप्लेंट सब मैनेजर को देखना पड़ता है। लेकिन अगर वहीं पर कोई और स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे मैनेजर होते, बहुत सारे लोग होते, काम बटा हुआ होता, तो बर्डन नहीं आता। लेकिन लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, बर्डन आ जाता है किस पर, मैनेजर पर। मैनेजर को ही सारे टास्क को हैंडल करना पड़ता है। और प्लस यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं हैं, एक मैनेजर ही है, तो उसके पास जितनी स्किल होगी वो उतना ही तो लगाएगा। अगर 10 अलग अलग इंसान होते तो 10 लोगों की स्किल्स आती। ठीक है, काम और ज़्यादा परफेक्शन के साथ हो पाता, स्पेशलिस्ट स्किल होती, नए नए एडवाइज़र को, एक्सपर्ट को हमने हायर किया होता। बट यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ पर तो मैनेजर सब कुछ चला रहा है। ठीक है, और मैनेजर हर फील्ड का एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता, इसलिए बेस्ट सोल्यूशन मिलना मुश्किल हो जाता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है नेपोटिज्म का। मतलब अब इसमें होता क्या है, अपने रिलेटिव्स को, फेवरेट लोगों को हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फेवर दे देते हैं। जैसे अगर मैनेजर को किसी को प्रमोशन देना है और उसका दोस्त उसी कंपनी में काम कर रहा है या रिलेटिव काम कर रहा है, तो वो उस एम्प्लॉय को ना ज़्यादा प्रेफर करेगा प्रमोशन देना, और एक्चुअल में जो डिजर्विंग है, जिसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलेगा। तो एक तरह से अनफेयरनेस आ रही है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमेटी। ठीक है, अब कमेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। कमेटी का मतलब पता है, ग्रुप होता है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, ग्रुप बनाया, जैसा कि इस इमेज के अंदर आपको दिखाई भी दे रहा है, एक कमेटी फॉर्म हुई है। और ये ग्रुप किन लोगों का होता है, एक्सपर्ट का होता है, मैनेजर्स का होता है। जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मैनेजर है, वो एक ग्रुप बनाते हैं। अब ग्रुप बनता क्यों है, उन्हें किसी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करना होता है, प्रॉब्लम पर बातें करनी होती है, अपने आइडियाज़ को शेयर करना होता है। ठीक है, और ये यहाँ से इस ग्रुप के थ्रू एक कलेक्टिवली, मतलब जो बढ़िया हो सके, सबकी रजामंदी के साथ एक फैसला निकालते, डिसीजन निकालते जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होता है। तो ये बड़े बड़े मुद्दों को इसमें कमेटी में बात करते हैं, सुलझाते हैं, अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, तो डिफरेंट पीपल के यहाँ पे सोच मिलती है, तो एक अच्छा और बेहतर फैसला निकल के आ पाता है। अब जैसे हुआ क्या, अब जैसे हमारी जो बिस्किट फैक्ट्री थी ना, उसकी जो सेल है वो 2-3 महीनों से बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। आखिर समझ ही नहीं आ रहा क्यों गिरी उसकी सेल, आखिर हुआ क्या। क्या लोगों को बिस्किट का स्वाद पसंद नहीं आ रहा, या फिर पैकेजिंग अच्छी नहीं हो रही, या फिर हमारा कोई कॉम्पिटिटर आ गया है, या मार्केट में बिस्किट की डिमांड बदल गई है, आखिर समझ ही नहीं आ रहा। तो इन सारी प्रॉब्लम पर ये डिस्कस करने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है। ठीक है, ताकि ये पता कर सके आखिर सेल्स गिरी तो गिरी क्यों, और ये फिर एंड में जाकर एक फैसला निकालेंगे कि हम अपने बिस्किट पर डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़िया कर देते हैं, और उसके लिए कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे शायद फैसले निकल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। हमने इस कमेटी को इसलिए बनाया ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सके, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एक बेहतर फैसला निकाल सके इन सबके ओपिनियन को कलेक्ट करने के बाद। यहाँ पर हम सारे आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाता है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आए होते हैं, एक्सपर्ट आए होते हैं, और जुड़ते हैं और किसी एक मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है, ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी बेसिस पर भी बनाई जा सकती है। अगर परमानेंट के लिए बनाएंगे तो वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के कामों को देखती रहेगी, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। और कमेटी को ना अलग अलग पर्पस से बनाया जा सकता है, मतलब अलग अलग पर्पस हो सकता है कमेटी बनाने का। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ना कि सिर्फ
सलाह मशवरा करने के लिए कमेटी नहीं बनाई है भाई, वो डिसीजन लेगी और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसलिए कमेटी बनाई गई है ताकि वो अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, अभी हमने बात करी ना, वो अपने बिस्किट के लिए कैंपेन चलाने वाली है, डिस्काउंट देने वाली है, उसकी क्वालिटी को अच्छा करने वाली है, तो एक्चुअल में चीजें एग्जीक्यूट की जाएंगी। नेक्स्ट है एडवाइजरी। देखो एडवाइजरी कमेटी क्यों फॉर्म की गई है, देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, क्योंकि एडवाइस दी जा सके, सलाह मशवरा किया जा सके और बेहतर एडवाइस निकल के आ सके कि क्या हो सकता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम पर क्या फैसले निकल सकते हैं। एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब जो मतलब रूल्स रेगुलेशन से बनाई गई है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर मेंबर भी फिक्स्ड हैं, रूल भी फिक्स्ड है, ऑफिशियल रूल्स को देखते हुए वो कमेटी बनाई गई है। ठीक है, और एक होती है इनफॉर्मल, जो बातों ही बातों में दोस्ती यारी में बन जाती है, उसे इनफॉर्मल बोलेंगे, जो ऑफिशियल रूल को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई गई है। ब्रेक हुआ, लंच हुआ, 4 एम्प्लॉइज साथ बैठ गए और एक मुद्दे पर बात करने लग गए कि यार ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें सेल्स गिरती जा रही है, बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है मार्केट के अंदर। तो वो आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, सुलझा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारे फीचर हो गए उस कमेटी के। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला फायदा होता है पुलिंग। पुलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ठीक है, जब हम ये कमेटी बना रहे हैं तो हम उसमें क्या इकट्ठा कर रहे हैं, डाइवर्स ओपिनियन को। अलग अलग एक्सपर्ट बैठे हैं, लोग बैठे हैं जो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस कमेटी के थ्रू हमें बहुत सारे ओपिनियन मिल पाते हैं, अलग अलग राय मिल पाती है। ठीक है, जो हमारी ही कंपनी के लिए शायद बेस्ट हो सकती है। दूसरा होता है बेटर कोऑर्डिनेशन। अब इससे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट मिलकर बातचीत करते हैं तो डिपार्टमेंट के बीच में जो कॉर्पोरेशन है वो बढ़ता है। सेल्स टीम बता पाती है कि मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, हम लोगों को कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर ऐसे ही सोचता है कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या बनाना है। ठीक है, तो बेटर कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है, साथ मिलकर बातें हो पा रही हैं। तीसरा होता है बैलेंस्ड व्यू। मतलब जब इतने सारे एक्सपर्ट बैठे हैं तो बैलेंस रिव्यू तो आना ही आना है। ठीक है, मतलब डिसीजन एक तरफा नहीं हो सकता, सबकी राय इसमें शामिल होगी तो बैलेंस रिव्यू निकल कर आएगा। नई पॉलिसी बनाते वक्त हमने सारे डिपार्टमेंट की बात सुन ली, तो उससे हमारा जो डिसीजन निकल के आया वो बहुत बढ़िया निकल के आया और वो पॉलिसी भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, तो उसको हमने बोल दिया बैलेंस रिव्यू। और फोर्थ है बेटर एक्सेप्टेंस। अब हुआ क्या, जब हम एक की बात सुनकर एक फैसला बना देते तो हो सकता है 4 लोगों का मुंह बन जाता। ठीक है, 4 लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये डिपार्टमेंट के हेड है, इनसे बात ही नहीं की थी, इनकी राय नहीं ली थी, तो हो सकता है इनका मुंह बन जाता। बट हुआ क्या, क्योंकि ये सारे ही हेड शामिल हैं, इन सब ने ही कमेटी फॉर्म करी है, सब ने ही बातचीत करी है, तो जो फैसला आता है ना उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके सामने बातचीत हुई है, एक बेहतर फैसला निकाला गया है, तो यहाँ पे बेटर एक्सेप्टेंस भी मिल जाती है डिसीजंस में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि डिले हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक दिन डिसाइड होता है कि इस दिन हम मीटिंग करने वाले हैं, फिर 10 लोग शामिल होते हैं, फिर सब लोगों की बात सुनना, सलाह मशवरा करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और डिसीजन आने में थोड़ी सी देर हो जाती है, क्योंकि वो डिसीजन किस पर बेस्ड होता है, वो सब लोगों की राय पर बेस्ड होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कोई सिंगल पर्सन डिसीजन लेने वाला है तो वो तो तुरंत ले लेगा, इसमें टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों बोला गया है, कमेटी को क्यों बोला गया है? सबसे पहले तो देखो, जहां वो कमा सकते थे, ठीक है, जहां वो बैठकर ऑफिस का काम करते हैं, वहां पर वो एक जगह मीटिंग कर रहे हैं, तो कहने का मतलब जो ऑफिस का टाइम है वो जा रहा है, तो एक तरह से इसको कॉस्ट की तरह देखो, मीटिंग का खर्चा आ रहा है, वो अपना काम को छोड़कर मीटिंग कर रहे हैं, मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और 8 मैनेजर अगर मीटिंग कर रहे हैं, 3 घंटे बिता रहे हैं, तो कॉस्ट तो जाएगी जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो 8 मैनेजर का काम तो जाएगा ही जाएगा, तो एक तरह से ये कॉस्ट की तरह लो। और दूसरी बात, अगर मान लो कहीं और मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो ट्रैवल का एक्सपेंस आने वाला है, कभी कभी अलग अलग सिटीज़ में जाना पड़ता है, ट्रेन, फ्लाइट, होटल, फूड, ये सब का खर्चा आता है। और तुम्हें पता है, अगर जहाँ पर भी तुम कहीं पर भी किसी भी हॉल में मीटिंग कर रहे हो तो उस हॉल का खर्चा, डॉक्यूमेंट को दिखाने का खर्चा, ठीक है, तुम्हें कितने सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाने पड़े होंगे, सेल्स की रिपोर्ट निकलवानी पड़ी होगी, स्टेशनरी का खर्चा आएगा, साथ में तुम्हें रिफ्रेशमेंट भी देनी पड़ेगी, है ना, तुम्हें कुछ ना कुछ तो पीने खाने के लिए दिया जाएगा ना, फ्रूटी वगैरह तुम्हारे टेबल पर रखी होगी तो रिफ्रेशमेंट भी होगी, इन सब में बहुत सारा खर्चा आ जाता है। तो कमेटी फॉर्म करने में और ऐसी मीटिंग कंडक्ट करने में ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है थोड़ा सा कंपनी के लिए। ठीक है, तीसरा होता है कॉम्प्रोमाइज डिसीजन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक ऐसा डिसीजन जो कि कॉम्प्रोमाइज करके लिया गया है, समझौता करके लिया गया है। अब लोगों को खुश करने के चक्कर में बेस्ट डिसीजन नहीं हो पाता, फिर हम एवरेज सा डिसीजन को चूज कर लेते हैं। जैसे मान लो एक बहुत बढ़िया डिसीजन था, बहुत बढ़िया, लेकिन उसके लिए सिर्फ 2 ही लोग एग्री कर रहे थे, और एक एवरेज सा डिसीजन था जिसके लिए 10 लोग एग्री कर रहे थे, तो आपको ये वाला फैसला तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, सबको खुश करने के लिए, क्योंकि अब इसमें कमेटी में हुआ क्या, इतने सारे लोगों को खुश करने के लिए हमने एक एवरेज फैसला चुन लिया। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और नेक्स्ट होता है नो अकाउंटेबिलिटी। कल को अगर उस फैसले से कोई भी बात नहीं बनती है, ठीक है, जो पॉलिसी बनाई, जो कैंपेन चलाए, जो हमने ऑफर दिए बिस्किट पे, उससे हमारा ही लॉस हो जाता है, तो अकाउंटेबल यहाँ पर कोई नहीं होगा, क्योंकि फैसला किसने निकाला था, एक कमेटी ने निकाला था, एक्सपर्ट के ग्रुप ने निकाला था, किसी को भी हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कोई भी अपने काम के लिए अकाउंटेबल नहीं होने वाला। ये सारे नुकसान होते हैं किसके, कमेटी फॉर्म करने के।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन। देखो नाम से ही समझो, सेंटर सेंटर मतलब कि पावर कहाँ पर है, सेंटर में है, एक जगह इकट्ठी हो रखी है पावर। मतलब अगर बिजनेस के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट फैसला लेना है तो वो कौन ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही ले सकता है। टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं, डायरेक्टर होता है, CEO होता है, जनरल मैनेजर होता है। तो ये जो टॉप मैनेजमेंट वाले लोग हैं ना, सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट फैसले ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है नीचे वाले लेवल के लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ पर पावर सिर्फ एक के ही हाथों में है, टॉप मैनेजमेंट ही सारी चीजें करने वाला है, वही सारे फैसले लेने वाला है। जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कल्चर होता है वो ऐसा होता है जहां पर मिडिल लेवल वालों को और जो जूनियर्स होते हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। बट जहां पर सेंट्रलाइजेशन है तो वहां पर मतलब ही समझ जाओ कि डिसीजन लेने की जो पावर है सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल के पास है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है, वही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड। और लोअर लेवल, बेचारा लोअर लेवल को सिर्फ लिमिटेड अथॉरिटी मिलेगी। ठीक है, उन्हें सिर्फ वही चीजें फॉलो करनी है जो ऊपर से आ रही हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करेंगे, बस इतनी अथॉरिटी होती है उनके पास। जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो एक मोबाइल की कंपनी थी। ठीक है, उसको अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करना था। ठीक है, तो वो किसी को भी पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं देगी, किसी की भी बात नहीं सुनेगी, सलाह मशवरा नहीं करेगी। ठीक है, उसको जब करना है, जैसे करना है, जिस भी प्लेस पर करना है, वो अपनी मर्जी से टॉप मैनेजमेंट ये सारे फैसले ले लेगा। ठीक है, वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल भी सुनो। जैसे मान लेते हैं एक हॉस्पिटल है। ठीक है, हॉस्पिटल भी तो बिजनेस है, तो हॉस्पिटल मान लिया। अब देखो हॉस्पिटल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कम से कम मान लो 20 ब्रांचेस हैं। तो 20 ब्रांचेस में अगर नए नए डॉक्टर्स को हायर करना है, नई नई मशीनें लगानी है या फिर बजट डिसाइड करना है, तो वो कौन करेगा, जो हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस जो मेन ऑफिस है, सिर्फ और सिर्फ वही डिसाइड करेगा। पावर किसके हाथों में है, टॉप मैनेजमेंट वालों के हाथों में है, वही डिसाइड करेगा। ठीक है, अब देखो हर एक ब्रांचेस के अपने अपने मैनेजर होंगे। ठीक है, ब्रांच के मैनेजर होंगे, तो ब्रांच के मैनेजर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ उनको ऑर्डर फॉलो करना है जो हेड ऑफिस से आ रहा है। तो ये एक सेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल था जहां पे पावर सिर्फ और सिर्फ एक के ही हाथ में है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहला तो यही हो गया बेटर यूटिलाइजेशन। अब जो हमारे टॉप मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो एक्सपीरियंस्ड इंसान है, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है, उनके पास अच्छी खासी स्किल्स है चीज़ों को समझने की, करने की, उनके पास वो मार्केट स्ट्रैटेजी है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत स्मूथली चल सके। तो यहाँ पे टैलेंट का अच्छी तरीके से यूज़ हो पा रहा है, टॉप लीडर फैसले ले रहे हैं। तो ठीक है, दूसरा ये जितने भी हमारे प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जो हम अलग अलग ब्रांचेस के लिए बना रहे हैं, वो यूनिफॉर्म मैनर में बन पा रही हैं, एक ही तरीके से बन पा रही हैं, क्योंकि उसको बनाने वाला कौन है, हेड ऑफिस है। तो वहाँ पर जितनी भी ब्रांचेस होंगी सब जगह एक ही रूल रेगुलेशन फॉलो होगी। ठीक है, तो दूसरा फायदा तो यूनिफॉर्मिटी आ रही है। तीसरा फायदा होता है डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है। इमरजेंसी में कहीं पर कोई फैसला लेना है, जैसे मान लो कोई बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर हेड ऑफिस से डिसीजन आ सकता है तुरंत कि जल्दी से ना प्रोडक्शन बंद कर दो। ठीक है, मतलब फास्टर डिसीजन आ सकता है। लेकिन वहीं पर अगर ऐसा होता कि पहले सबके साथ मिलजुल कर डिसीजन लेना पड़ता, ठीक है, सलाह मशवरा करना पड़ता कि क्या करें इस इमरजेंसी में, तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में डिसीजन फास्ट लेने पड़ते, तो ये फायदे वाली बात है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। अगर बहुत ध्यान से समझा जाए तो यहाँ पे स्लो डिसीजन मेकिंग हो रही है। अभी तो मैडम आपने फास्ट बोली, अब आप स्लो बोल रहे हो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मतलब एक फैसले के लिए हमें किस पर निर्भर होना पड़ रहा है, टॉप मैनेजमेंट पर निर्भर होना पड़ रहा है। हर डिसीजन के लिए कहाँ से अप्रूवल आना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट वाले लोगों से अप्रूवल आना पड़ेगा। जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, जो उनका हेड है, ठीक है, मान लो इसका ये सुपीरियर है, ठीक है, तो यहाँ पर सुपीरियर इनसे कनेक्ट रहता, ठीक है, तुरंत फैसला हो जाता। लेकिन अब इनको फैसले के लिए किसका वेट करना पड़ रहा है, टॉप मैनेजमेंट का। तो सारी बात पहले यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर लास्ट में टॉप मैनेजमेंट वालों के पास पहुँचेगी और तब तक फैसला आने में शायद बहुत देर हो जाएगी। तो अप्रूवल लेने में जो टाइम लगता है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। दूसरा होता है जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट में भी रुकावट बन जाता है सेंट्रलाइजेशन। वो कैसे, क्योंकि सारे फैसले कौन लेगा, टॉप मैनेजमेंट वाले लेंगे, या अपने फैसले नहीं ले पाते, तो मतलब इनके अंदर वो लीडरशिप स्किल डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ किसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, ऊपर वालों के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो ये कभी भी अपने मॉरल को बूस्ट नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें वो मौका नहीं दिया जाता। तीसरा होता है लो मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय ने सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आइडिया दिया है, लेकिन मैनेजमेंट तो उनकी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि सारे फैसले किसको लेने हैं, टॉप मैनेजमेंट को लेने हैं। तो उनका जो एंथुसियाज्म होता है वो गिर जाता है, मोरल जो होता है वो गिर जाता है, उनके अंदर लो मोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि उनके आइडिया को कंसिडर नहीं किया जाता। अगर वहीं पर एक एम्प्लॉय के आइडिया को कंसिडर किया जाए, उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए, तो उसके अंदर एक खुशी सी आ जाएगी, भाई मेरे आइडिया को सुना जा रहा है, कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी आइडिया पर काम कर रही है यार, ये तो बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सारे नुकसान हैं किसके, सेंट्रलाइजेशन के।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। पेन का कलर बदलते बदलते अब मैं थक गई, अब ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये सेंट्रलाइजेशन के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग मैनेजर के पास, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड के पास, ठीक है। अब ये अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन खुद ले सकती है। हर छोटी बात के लिए इनको टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अपने अपने फैसले ये खुद ले सकता है। इनको पावर दे दी है किसने? टॉप मैनेजमेंट में। तो इसे क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम अथॉरिटी को, मतलब पावर को, डिसीजन मेकिंग पावर को टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट में बांट देते हैं और वो अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। अब उनके एरिया में वर्क करने की, डिसीजन लेने की जिम्मेदारी किसकी है? उन्हीं की है। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला फायदा तो यही हो गया कि हर एक छोटे डिसीजन के लिए हमें टॉप मैनेजमेंट के पास जाना नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने क्या किया है, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में। तो अब जो टॉप मैनेजमेंट का बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा और वो ऐसे छोटे छोटे फैसलों पर ध्यान ना देकर मेन एक्टिविटी पर ध्यान दे सकता है, ठीक है। दूसरा फायदा होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट होने लगता है। जैसे कस्टमर को क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। अब डिस्काउंट के लिए जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होता है वो पहले टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो डिसेंट्रलाइजेशन है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, तो ये डिस्काउंट ऑफर कर देता है इसको, अगर सही लगता है तो देखा आपने, पहले तो अप्रूवल लेने में टाइम जाता है, बट अब टाइम नहीं जा रहा। अब इसको अथॉरिटी मिल चुकी है, ये अपने डिसीजन खुद ले सकता है, ठीक है। तीसरा होता है, क्योंकि हम भाई मैनेजर पर, एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको अथॉरिटी बांट रहे हैं, तो उनका मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हमको कुछ समझा जा रहा है, हम पर ट्रस्ट किया जा रहा है, और वो और लगन और मेहनत के साथ काम करते हैं, ठीक है। अब बात करूँ इसके नुकसान के बारे में, तो भाई देखो, डिसेंट्रलाइजेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लो, अब देखो, क्योंकि हमने अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो अब सब लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, उसके लिए सुपरविजन तो करना पड़ेगा ना टॉप मैनेजमेंट वालों को, और ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें देखना पड़ेगा सब अपना काम लगन और मेहनत के साथ सही तरीके से कर रहे हैं, कोई डिसीजन गलत तो नहीं ले रहा। उसके लिए एक्स्ट्रा मीटिंग रखनी पड़ेगी, रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी, सुपरविजन चाहिए होगा और कंट्रोल सिस्टम चाहिए होगा, जिसमें लगता है पैसा, ठीक है। तो कॉस्ट तो बढ़ने वाली है ही है। जैसे मान लेते हैं, दूसरी और एग्जांपल देती हूँ, मान लेते हैं अभी क्या हुआ था, सेंट्रलाइजेशन में हेड ऑफिस सारे फैसले ले रहा था, बट यहाँ पर क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है तो अलग अलग ब्रांचेस अपने अपने फैसले ले सकती हैं, ठीक है। ये वाली ब्रांच अपने फैसले लेगी, ये वाली ब्रांच अपने फैसले लेगी, ये वाली ब्रांच अपने फैसले लेगी। इसमें होगा क्या, सबके लिए अलग अलग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना पड़ेगा, अलग अलग रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, अलग अलग मीटिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी, और इन सब चीज़ों में एक्स्ट्रा मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। और दूसरा होता है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि हमने सभी डिपार्टमेंट के हेड को पावर दे रखी है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड था, उसने ना और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डर ले लिए। उसे लगा कि ठीक है, कंपनी के लिए अच्छी बात है ऑर्डर लेना, तो इसने डिसीजन लेके और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डर ले लिए। बट अभी तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पुराने वाले ऑर्डर को पूरा भी नहीं कर पाया था, उन पर ऑलरेडी लोड था, बर्डन था, अभी पुराना ही कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर देखो, इसका फैसला अलग था, इसका फैसला अलग था, जिससे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। सब अपने अपने फैसलों को फॉलो कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और तीसरा नुकसान ये होता है कि चीज़ें जो होती है वो इनकंसिस्टेंट होने लग जाती है, पॉलिसीज़ बदलने लग जाती है, डिसीजन मेकिंग बदलने लग जाती है। अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे हेड ऑफिस का रोल नहीं है, वो फैसले नहीं ले रहा, हर एक ब्रांच अपना अपना फैसला खुद ले रही है, अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना रही है, ठीक है। मान लो ये क्या कर रही है कि ना, ये 10% का डिस्काउंट दे रही है लोगों को, और ये 20% का डिस्काउंट दे रही है, तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हो आप, ऑफर में चेंज आ रहा है, पॉलिसीज़ बदल रही हैं। वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि सबके पास डिसीजन लेने की पावर बांट दी गई थी। तो ये सारे क्या होते हैं? नुकसान होते हैं किसके? डिसेंट्रलाइजेशन के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस के बारे में। पूछ लिया जाता है डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन से कैसे अलग है, और अभी हम पढ़कर आ चुके हैं डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक टॉप मैनेजमेंट होता है जो कि अपनी पावर को, अथॉरिटी को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी पावर को अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड में बांट दिया और वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो कैसे बन रहा है, यहाँ पर एक CEO है और वो अपनी पावर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है। तो इसे हमने बोल दिया था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन तो आपको समझ में आ गया। अब देखो डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन में भी पावर डिस्ट्रीब्यूट ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट को काम दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट को काम दे रहा है, तो इसका जो डायग्राम बनने वाला है वो ऐसा बनने वाला है। तो यहाँ पे ये रहे बॉस और ये रहे उनके सबॉर्डिनेट, ठीक है। तो
इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। लेकिन इसका जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसका डायग्राम कैसे बन रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है अथॉरिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले डेलीगेशन होता है, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जैसे मान लो किसी सीईओ ने पावर को डेलीगेट किया है किसी मैनेजर को, और मैनेजर ने क्या कर दिया, सारे डिपार्टमेंट में उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डेलीगेशन हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब डेलीगेशन में सिंपल सी इतनी सी बात है जहाँ पर सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को, अपने जूनियर को काम दे दिया। यहाँ पे मैनेजर ने अपना कोई काम किसको दे दिया, अपने जूनियर से करवा लिया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डेलीगेशन, जहाँ पर पावर डेलीगेट की जा रही है और यहाँ पर अथॉरिटी को सब में ही बांटा जा रहा था, ठीक है। अब थोड़े से डिफरेंस देख लो। तो सबसे पहले ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये तो होता ही होता है कि बॉस अपना काम अपने जूनियर को दे देता है। तो ठीक है, यहाँ पर भी पावर को डेलीगेट कर दिया है, ठीक है। डेलीगेशन में दो पार्टी है, ध्यान रखना, एक बॉस है, एक उनके जूनियर है। तो एक सुपीरियर होता है, एक उनका सबॉर्डिनेट होता है, जहाँ पर पावर को, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है, असाइन कर दिया जा रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये किसका रिजल्ट है, डेलीगेशन का रिजल्ट है। सबसे पहले एक बॉस ने अपने जूनियर को काम दिया होगा, फिर जूनियर ने वो अलग अलग लेवल में अथॉरिटी पास कर दी होगी, सारे डिपार्टमेंट के बीच में वो अथॉरिटी बढ़ गई होगी। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया कि सब अपने अपने फैसले ले सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये ओनर है। कौन है ये? ओनर भाई साहब हैं, ठीक है। और ओनर ने अपनी जिम्मेदारी किसको दी थी, सेल्स हेड को दी थी। किसको दी थी? सेल्स हेड को दी थी। तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट हो गए और ये क्या हो गए, ये जूनियर हो गए उनके, ठीक है। अब सेल्स हेड ने क्या की, हर एक टीम मेंबर को क्या दे दी, पावर दे दी, ये अपनी अपनी टीम से काम करवा ले। तो यहाँ देख पा रहे हो, देखो मुझे मालूम है तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मैंने ओवर राइटिंग कर दी है और मेरे को बहुत कमेंट भी आने लग गए कि मैं ओवर राइटिंग कर देती हूँ। लेकिन ध्यान दो, ये पिक्चर कैसी बनाई है, यहाँ पर इतने पार्ट में तो डेलीगेशन हो रहा है, लेकिन जब पावर बट जा रही है ना अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल हमेशा सुपीरियर का ही रहता है। कहने का मतलब, भले ही इन्होंने अपना काम को, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अपने जूनियर के पास में, लेकिन अगर कल को इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, फाइल में कोई गड़बड़ निकल के आती है या फिर कोई भी मिस्टेक मिलती है, तो गलती इनकी नहीं होगी, ये अकाउंटेबल नहीं होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? फाइनल बॉस की आएगी, जिनकी वो जिम्मेदारी थी, ठीक है। मैनेजर ने बोला था एम्प्लॉय को रिपोर्ट बनाने के लिए, तो सबसे पहले गलती किसकी पकड़ी जाएगी? मैनेजर की। मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल किसके पास रहता है? ओवरऑल कंट्रोल हमारे सुपीरियर के पास रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सबकी ही जिम्मेदारी होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में हेड है, वो अपने कामों के लिए अकाउंटेबल होंगे और रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, ठीक है। और देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। डेलीगेशन तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर कोई बॉस अपने जूनियर्स को काम देता है, पावर देता है, अथॉरिटी देता है, ये तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन भी हो। लेकिन क्योंकि अभी हम पिछले वाले टॉपिक में पढ़ के आए हैं, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन चलता है, सारे डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो एक के हाथों में होती है, टॉप मैनेजमेंट के हाथों में होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तो पक्का है कि डेलीगेशन होगा, पर ये पक्का नहीं है कि उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन होने वाला है या फिर सेंट्रलाइजेशन होने वाला है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिसेंट्रलाइजेशन के बिना एक ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल है, जबकि डेलीगेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफिस के मैनेजमेंट के ऊपर। अब हम ऑफिस को क्या करने वाले हैं? मैनेज करने वाले हैं, अच्छे से प्लान बनाने वाले हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, और बाद में लास्ट में कंट्रोलिंग भी तो करेंगे, चेक भी तो करेंगे सारा काम हमारे प्लान के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। उसे ही तो मैनेजमेंट बोलते हैं। आप 12th में पढ़कर तो आए हो ना, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है मैनेजमेंट के अंदर। तो ऑफिस मैनेजमेंट क्या है? ऑफिस मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सबसे पहले प्लानिंग कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आपका एक नोटबुक का बिजनेस है, आप क्या करते हो? नोटबुक पहुंचाते हो स्टूडेंट्स तक। आपको इग्नू की बुक्स मिलती है ना, डिस्पैच होकर आती हैं आपके घर पर, तो मान लेते हैं वही वाला बिजनेस है, ठीक है। इग्नू की बुक को डिस्पैच करने का बिजनेस है। तो अब ऑफिस क्या करेगा? इसके रिगार्डिंग सबसे पहले प्लानिंग करेगा, काम शुरू करेगा और पहले से डिसाइड करेगा क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करने वाला है। मान लेते हैं आपके बिजनेस को ना 1000 नोटबुक को डिस्पैच करना है, स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। तो मैनेजर ने सबसे पहले ये प्लान बनाया कि किस डेट को हम डिस्पैच करने वाले हैं, कौन पैकिंग करने वाला है, कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज किया जाएगा और इन सब में बजट कितना लगने वाला है। तो इन सब के रिगार्डिंग सबसे पहले हमने प्लानिंग कर ली। जब ये सारे प्लान बन गए तो अब हम चीज़ों को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके लोगों को भी अरेंज करेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारी प्लानिंग है उसको हम एग्जीक्यूट कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। इसलिए हमने क्या किया? ऑर्गेनाइजिंग किया। अब हम क्या करेंगे? नोटबुक डिस्पैच के लिए जो मैनेजर था ना, वो पैकेजिंग टीम बना देगा, लोगों के काम असाइन कर देगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया
किया उसने, हर एक लोग को अपना अपना काम दे दिया, पैकेजिंग टीम बना दी, ठीक है। फिर उसने डिपार्टमेंट को भी काम दे दिया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, तुम्हें इतनी तारीख को इतने इतने बजे यहाँ से बुक लेकर जानी है, ठीक है। और जितने भी कार्टून्स लगते हैं ना, वो डब्बे लगते हैं ना चॉकलेटी कलर के, लेबल्स लगते हैं, उन सबको उसने अरेंज कर लिया। तो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके अरेंज कर लिया। अब क्या करेगा, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट करने का मतलब अब अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में मिलकर काम करेंगे, साथ में काम करेंगे, एक ही गोल के लिए काम करेंगे। गोल क्या है, 1000 नोटबुक को डिस्पैच करना स्टूडेंट को, ठीक है। तो अब सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, ऑर्डर लेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो सारे गुड्स को बनाएगा। डिस्पैच डिपार्टमेंट होगा जो गुड्स को भेजने का काम करेगा। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। फिर लास्ट में कंट्रोलिंग की जाएगी, चेक किया जाएगा कि सच में जो हमने प्लान बनाए थे वो एग्जीक्यूट हो पाए या नहीं हो पाए, 1000 बच्चों तक बुक पहुँच पाई या नहीं पहुँच पाई, सारा काम प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। हम 4 दिन में या 5 दिन में ये चेक करेंगे पैकेजिंग 50% कंप्लीट हो गई या 100% कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग किया जा रहा है। तो समझ में आ गया ऑफिस मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे चीज़ों के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग की जा रही है ताकि जो ऑफिस का वर्क है, एक्टिविटीज़ है, वो स्मूथली, इफिशिएंटली और इकोनॉमिकली हो पाएँ, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कि आखिर ऑफिस को मैनेज क्यों किया जा रहा है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला तो यही हो गया, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो ग्रो करे, इसलिए ही तो हम ऑफिस की मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो सारे प्लान्स बना रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक गोल सेट किया था हमने कि हमें 1000 नोटबुक को डिस्पैच करना है, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए ही तो हमने प्लानिंग करी थी, सारे रिसोर्सेज को अरेंज किया था, ठीक है। अब दूसरा हो गया, जितने भी ऑफिस में रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो मनी हो गई, चाहे वो एम्प्लॉय हो गई, चाहे वो कंप्यूटर हो गई, चाहे वो स्टेशनरी हो गई, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल है हमारे ऑफिस के अंदर, हम उनका बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और वो कैसे पॉसिबल है, जब हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो वर्क फ्लो है वो सही से चले, स्मूथली चले। अगर हम पहले से ही सारी चीज़ों के लिए प्लान बनाएंगे, ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो हमारा काम तो बढ़िया चलना ही है। अगर हमने ऑफिस की मैनेजमेंट करी है तो हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो भी इफेक्टिव होगा। अगर मान लो मैनेजर ने बोल दी कल मीटिंग है, तो अगर प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि इसको क्या काम करना है, हर एक चीज़ के लिए प्लान बनाए गए हैं, तो यहाँ पर ये बंदा सबको जाके इन्फॉर्मेशन दे देगा, कल बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इतने बजे सबको यहाँ पर अरेंज हो जाना है, फाइल नंबर 1 2 3 के साथ। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही हो गया क्योंकि हम गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये हो गया क्योंकि हम हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ कि इससे कॉस्ट भी घटती है। अब कॉस्ट कैसे घट रही है, जब हम हमारे सारे ही रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो जितनी भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो घट जाएंगे, ठीक है। हमें पता है कि भाई हमें एक्स्ट्रा प्रिंटिंग मशीन नहीं लेनी है, एक प्रिंटिंग मशीन से ही काम हो जाएगा। हमने उस प्रिंटिंग मशीन को बहुत बेस्ट तरीके से यूज़ किया है कि ये वाला एम्प्लॉय इतने बजे काम करेगा, ये वाला एम्प्लॉय इतने बजे काम करेगा, तो इस पे आने वाली जो अननेसेसरी कॉस्ट है वो घट जाएगी, तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। और चौथा, इससे ऑफिस की इफिशिएंसी भी बढ़ती है, प्रोडक्टिवनेस भी बढ़ती है। एम्प्लॉय अपना काम फास्ट करते हैं, एक्यूरेटली करते हैं, क्योंकि उससे पहले ही प्लानिंग करी गई थी, ऑर्गेनाइजिंग करी गई थी, सबको सबका काम समझाया गया था, बताया गया था। तो हर एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी टाइमली परफॉर्म कर पाता है, जिससे ऑफिस की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वही टॉपिक है जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमें ऑफिस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को नहीं समझा रही, वो डेफिनेशन की सारी बातें इसमें लिख देना फंक्शंस में, ठीक है। कैसे कैसे हमने नोटबुक को डिस्पैच करने के लिए प्लान बनाए थे, गोल्स बनाए, स्ट्रैटेजी बनाया, शेड्यूल बनाया और बजट तैयार किया, सारी प्लानिंग कर ली। फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, एम्प्लॉयज़ को अरेंज करेंगे, सारे मटेरियल को अरेंज करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने के बाद आपस में साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर काम करने के बाद हम कंट्रोलिंग कर लेंगे, चेक कर लेंगे काम हमारे प्लानिंग के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ। तो ये सारे काम होते हैं किसके, मैनेजमेंट के, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं रोल्स के बारे में। एक ऑफिस मैनेजर के क्या क्या रोल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऑफिस मैनेजर कौन होता है, सबसे पहले तो यही पढ़ लेते हैं। तो देखो नाम से ही समझो, ऑफिस का मैनेजर जो ऑफिस को मैनेज कर रहा है, ठीक है। ऑफिस का जो इंचार्ज होता है ना, उसे ही हम ऑफिस मैनेजर कहते हैं। उसका काम क्या होता है, ऑफिस के सभी कामों पर निगरानी रखना, स्मूथली चल रहे हैं या नहीं चल रहे ये देखना, सारे इंप्लॉयज़ को गाइड करना, काम बांटना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, ये सब किसका काम है, एक ऑफिस के मैनेजर का काम है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑफिस के अंदर, अकाउंट डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो ऑफिस मैनेजर ये चेक करता है कि इंप्लॉय टाइम पर आ रहा है या नहीं आ रहा, फाइल्स और रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन करके रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, मीटिंग अरेंज करनी है तो इसकी जिम्मेदारी, ऑफिस में कोई चीज़ खत्म हो गई है, कमी हो रही है तो इनकी जिम्मेदारी। तो ये सब किसके काम होते हैं, ऑफिस मैनेजर के काम होते हैं। चलिए अब इसके रोल के बारे में पढ़ते हैं।
तो सबसे पहला हो गया लीडर, ठीक है। वो अपने ऑफिस के स्टाफ को एक डायरेक्शन दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, अपनी टीम को, अपने ऑफिस के स्टाफ को लीड करने का काम कर रहे हैं और अपने पॉजिटिव एक्शन और बिहेवियर से उनको इंस्पायर भी कर रहे हैं, उनके लिए एक डेडलाइन सेट कर रहे हैं कि तुम्हें कब तक काम पूरा करके देना है। तो वे एक लीडर की तरह ऑफिस के स्टाफ को लीड कर रहे हैं। और दूसरा होता है मोटिवेटर। ये भी ऑफिस मैनेजर का बहुत अच्छा गुण होता है। अगर किसी एम्प्लॉय ने बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगन से बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, तो ऑफिस मैनेजर का ये काम होता है भाई उसकी तारीफ की जाए, उसको बोनस दिया जाए, तभी तो एम्प्लॉय खुश होगा, उसका बूस्ट होगा मोरल और वो और ज़्यादा मेहनत से लगन से काम करेगा, ठीक है। आप भी मेरे लिए एक मोटिवेटर बन सकते हो। आप जब ये कमेंट करते हो ना, थैंक यू मैम, मुझे मज़ा आ गया वीडियो से, या फिर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, सारे क्वेश्चन इसी में से आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन भी करता है कि चलो और भी बनानी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मतलब कहने का कि उन्हें मज़ा भी आ रहा है, मतलब वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन 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 वो कमेंट नहीं करने वाले, वो लाइक भी नहीं करने वाले। उनका काम सिर्फ ये है वीडियो पर आना, देखना और चले जाना, बस। और अगर गलती से भाई लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया या फिर कमेंट कर दिया, भाई 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 ये तो बहुत बड़ा पाप है, नहीं 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 नहीं, वो ऐसा बड़ा पाप नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अच्छा गुड है मोटिवेटर बनना, बन जाया करो, ठीक है। तीसरा होता है ट्रेनर। अब ऑफिस मैनेजर ट्रेनर की तरह भी काम करते हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉय के अंदर नई स्किल्स डालनी है, सिखानी है, नॉलेज को बढ़ाना है, तो ऑफिस मैनेजर उन्हें सिखाएगा। जैसे कि एक नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया है ऑफिस के अंदर, ठीक है, तो मैनेजर उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा ताकि उन सबको बेटर नॉलेज मिल सके, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो सके। चौथा होता है ऑर्गेनाइजर। ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। कोई भी मीटिंग होने वाली है, कोई भी बहुत ज़रूरी इवेंट होने वाला है, तो जितना भी काम होता है, एक्टिविटीज़ होती है, उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने का काम हमारे मैनेजर भाई साहब करते हैं। जैसे मान लो कंपनी की एनुअल मीटिंग होने वाली थी, ऑफिस मैनेजर मीटिंग हॉल बुक करेंगे, इन्विटेशंस भेजेंगे, शेड्यूल तैयार करेंगे और काम को पूरी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है। पांचवा होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मतलब क्या? काम पर नजर रखना। मतलब ऑफिस मैनेजर चेक करते हैं कि एम्प्लॉय अपना काम टाइम पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। ऑफिस मैनेजर जब बार बार सुपरवाइज करते हैं, चेक करते हैं, तो एम्प्लॉय अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं और जिससे इफिशियंसी बढ़ जाती है। और नेक्स्ट है कम्युनिकेटर। देखो वो कम्युनिकेटर की तरह भी काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इधर की बात को उधर करना, इधर की बात को उधर करना। कहने का मतलब टॉप मैनेजमेंट वाले लोगों से कोई ऑर्डर आया है, कोई नई पॉलिसी बनाई है, तो डायरेक्टर ने इनको बताई, इन्होंने किसको बताई? पूरे ऑफिस स्टाफ को बताई, ठीक है। सबको बताया कि ये जरूरी है, ऑफिस के अंदर ये करना पड़ेगा। सातवां है स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन का मतलब होता है कि मतलब किसी के बिहाफ पर बात करना। जैसे कंपनी के बिहाफ पर ये बात करते हैं, कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अगर किसी क्लाइंट से बात करनी है, अगर किसी क्लाइंट को कुछ समझाना है, तो कंपनी के बिहाफ पर ये कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी तरफ से स्पोक पर्सन बनकर बात करेंगे, सारी चीज़ों को बताएंगे, प्लान को समझाएंगे। तो मतलब ये एक रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटीज़ के ऊपर। मैनेजर की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। अब ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है? जो काम उन्हें करना ही करना है, जो उन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है वो इसे छोड़ सकते, ये उनकी ड्यूटी है, करना ही करना है। तो सबसे पहला होता है ऑफिस की सर्विस को मेंटेन करने का काम। मतलब ऑफिस के अंदर जितनी भी सर्विसेज दी जाती है, जितनी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाती है, उनको सही तरीके से चलाना। जो ऑफिस मैनेजर होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि ऑफिस के हर एक काम को, डे टू डे काम को बिना रुकावट के सही तरीके से चलाया जाए। और दूसरी बात, वो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑफिस का काम होता है, ईमेल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उन सबको संभालने का काम भी वही करते हैं, ठीक है। और उनकी दूसरी ड्यूटी होती है पास्ट रेफरेंस को प्रोवाइड करना। अच्छा, सारे रिकॉर्ड्स को ना, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, चाहे एम्प्लॉइज से रिलेटेड रिकॉर्ड हो, सेल्स से रिलेटेड रिकॉर्ड हो, उन सबको संभाल के रखा जाता है। उनके लिए अलग अलग फोल्डर बनाए जाते हैं। जैसे ये 2024 की सेल्स का फोल्डर है, ये 2025 की सेल्स का फोल्डर है, तो उनको अलग अलग फोल्डर में रखा जाता है। और अगर किसी एम्प्लॉय को किसी काम के लिए कोई फाइल चाहिए होती है, तो ये क्या करते हैं? उसको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एम्प्लॉइज़ को मदद मिल गई ऑफिस मैनेजर की। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर मैनेजर ने कोई 6 महीने पुराना बिल मांगा है, तो ऑफिस का जो मैनेजर होता है वो उनको पास रेफरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तीसरी ड्यूटी होती है ऑफिस की इफिशियंसी को मेंटेन करके रखना। तो अभी तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था ऑफिस का लेआउट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके लिए प्लानिंग वगैरह ये बनाकर रखते हैं, प्रॉपर प्लान बनाते हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट के या फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए। और जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर यूज़ करवाते हैं, ठीक है। अगर एक प्रिंटर की ज़रूरत है तो हम 10 प्रिंटर क्यों खरीदें? इससे क्या होता है? ऑफिस की इफिशियंसी बढ़ती है। नेक्स्ट है, जितनी भी ऑफिस की पॉलिसीज़ वगैरह होती है, उनको डिज़ाइन करने की ड्यूटी किसकी होती है? ऑफिस मैनेजर की होती है। अगर कोई भी प्रोसीजर तैयार करना है तो कौन डेवलप करने वाला है? ऑफिस मैनेजर डेवलप करने वाला है। और प्लस ये भी देखते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई है, रूल्स रेगुलेशन बनाई है, क्या वो फॉलो हो रही है या नहीं। प्लस ये भी देखा जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर उन पॉलिसीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है या नहीं। और पांचवी ड्यूटी होती है सारे एम्प्लॉयज़ को काम को असाइन करने की, शेड्यूलिंग करने की, टाइम टेबल बनाने की। हर एम्प्लॉय को उसकी स्किल के हिसाब से काम दिया जाता है। जिसे कंप्यूटर अकाउंटिंग आती है उसे कंप्यूटर का काम दे दिया, ठीक है। जिसे फिलिंग आती है उसे रिकॉर्ड का काम दे दिया। तो मतलब ये चेक कर रहे हैं कि हर एक एम्प्लॉय पे ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, उनके हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से उनको काम असाइन कर दिया जाना चाहिए। तो ये सारी किसकी ड्यूटी होती है? हमारे ऑफिस के मैनेजर।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटीज़ के बारे में, वो भी ऑफिस मैनेजर के अंदर कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला वो एक अच्छे कम्युनिकेटर होने चाहिए जो कि अपनी बात को क्लियरली समझा भी सके और सामने वाली बात को फोकसली सुन भी सके, ठीक है। दूसरा वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजर होने चाहिए जो ऑफिस के काम को, फाइल को, स्टाफ को, रिसोर्सेज को ठीक तरीके से अरेंज कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, अलग अलग डिपार्टमेंट का शेड्यूल बना सके। तीसरा है लीडरशिप, ठीक है, मतलब उनके अंदर एक लीड करने की क्वालिटी होनी चाहिए, अपने टीम के साथ कैसे बिहेव करना है, टीम को कैसे गाइड करना है, कैसे डायरेक्शन देनी है और उनसे काम कैसे करवाना है। अगर उन्हें कल को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये वाली क्वालिटी इनके अंदर होनी चाहिए। चौथा अडेप्टेबिलिटी, मतलब कि कोई भी नई चीज़ें हो रही हैं, नई नई सिचुएशंस आ रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है या रूल्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जल्दी से एडजस्ट कर लेना, समझ लेना। कोई ऑफिस में नया सॉफ्टवेयर आया है तो मैनेजर जल्दी से उसे सीख सकता है ताकि वो अपने स्टाफ को भी सिखा सके। ये होता है अडेप्टेबिलिटी का गुण। और लास्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल, मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उन्हें अपने डिसीजन पे भरोसा होना चाहिए, एबिलिटीज़ पर भरोसा होना चाहिए और वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन बिना किसी डर के ले सकें, उन्हें अपनी नॉलेज पे भरोसा होना चाहिए। और लास्ट है सेल्फ कंट्रोल, अगर किसी बात से गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो ऐसे वक्त में उन्हें शांत रहना है। एम्प्लॉयज़ की अगर गलती है तो उस पर चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है, कामली उसे समझाना है, इसे बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। तो ये सारी क्वालिटीज़ थी एक अच्छे मैनेजर की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस के बारे में। ऑफिस मैनेजर के क्या क्या काम होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको रोल पढ़ा दिए, ड्यूटीज़ पढ़ा दी, क्वालिटीज़ पढ़ा दी। इसके बाद आप फंक्शंस के पॉइंट तो अपने आप ही लिख लोगे, वो क्या क्या काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं वाली, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स दे देती हूँ। देखो, वो लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, अपनी टीम को डायरेक्ट करने का काम और लीड करने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा, वो उनको मोटिवेट करते हैं, अपने जूनियर्स के मोरल को बढ़ाते हैं, इंकरेज करते हैं, ठीक है, और इनकी इफिशियंसी को भी इंक्रीज करते हैं अपने मोटिवेशन से। तीसरा हो गया, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, उनके आउटपुट को चेक करते हैं, फिर उससे रिलेटेड फीडबैक देते हैं। जो भी इंप्रूवमेंट करवाने वाला एरिया है वहाँ पर इंप्रूवमेंट होती है और जहाँ पर भी अप्रिशिएट करके रिवॉर्ड वाला एरिया है तो वहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। डिसिप्लिन बनाए रखते हैं पूरे ऑफिस में, पॉलिसीज़ बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि ऑफिस में डिसिप्लिन बना रहे और जितने भी प्रॉब्लम आ रही होती है हमारे स्टाफ को, उसको भी हैंडल करते हैं। और पाँचवा काम होता है मैनेजर का, मतलब स्टाफिंग का। अगर नए और सुटेबल कैंडिडेट चाहिए तो उनको हायर करने की जिम्मेदारी भी इनकी होती है, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी खाली है तो ऑफिस मैनेजर इंटरव्यू ले सकता है, ठीक है। और वर्कफोर्स, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, उनको भी मैनेज करता है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट करके उनको काम देने का काम करते हैं ऑफिस मैनेजर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइलिंग के बारे में, ठीक है। अब फाइलिंग क्या होता है, उससे पहले मान लेते हैं आपने एक बहुत बड़ा ऑफिस खोला है। बाप रे, इतना बड़ा ऑफिस खोल लिया और मिठाई तक नहीं पूछा, ये तो बहुत गलत बात है, चुपचाप से मिठाई खिला देना, ठीक है। चलो मान लिया आपका एक बहुत बड़ा ऑफिस है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे, लगभग 50,000, 50 तो ज़्यादा हो जाएंगे, लगभग 5,000 डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस में पड़े हुए हैं। भाई, एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड हैं, बहुत सारे बिल्स हैं, लेटर्स हैं, किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया वो वाले पेपर हैं, मतलब रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड है, 5,000 रिकॉर्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, उसके लिए तुमने एक अलमारी बना ली और तुमने इधर उधर रख दिया चीज़ें, और कल को मैं कहूँ 6 महीने पुराना एक बिल है, वो बिल मुझे चाहिए ही चाहिए, तो कैसे ढूंढोगे? ढूंढते ढूंढते ही रात हो जाएगी, वो मिलेगा ही नहीं डॉक्यूमेंट, ऐसे ही इधर उधर पड़े हुए हैं सारी चीज़ें। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइलिंग का कंसेप्ट दिया है। अब फाइलिंग क्या होता है, मतलब कि टेबल पर सामान, टेबल पर रिकॉर्ड्स, टेबल पर फाइलें इधर उधर ना पड़ी रहे, डॉक्यूमेंट को ढूंढने में दिक्कत ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से सेव करके रखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हैं। उसी प्रोसेस को हम फाइलिंग बोलते हैं। जैसे कि इस इमेज के अंदर देखो कैसे फाइलों को लगा रखा है, इसको कहते हैं फाइलिंग करना, ठीक है। अगर हमें कोई भी फाइल चाहिए होगी तो ढूंढने में दिक्कत ही नहीं होगी, साफ साफ लिखा है कि ये एम्प्लॉय के रिकॉर्ड है, ये सैलरी के रिकॉर्ड है, ये लीव के रिकॉर्ड है, तो तुरंत वही फाइल निकाल लेंगे, है ना। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, फाइलिंग बोल दी। तो ओवरऑल फाइलिंग का मतलब डॉक्यूमेंट को और रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक तरीके से सेफ रखना ही क्या कहलाता है, फाइलिंग कहलाता है। अब हम कौन सी चीज़ों को, कौन से सिस्टम को, कौन से फाइलिंग सिस्टम को कह सकते हैं हाँ भाई ये बढ़िया फाइलिंग सिस्टम है, उसमें ऐसी क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए जिससे हम कह सकते हैं ये बढ़िया फाइलिंग सिस्टम है यार। वो बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, देखने में सिंपल होना चाहिए, समझने में सिंपल होना चाहिए, लेबल्स जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। अच्छा, सेल्स का रिकॉर्ड चाहिए तो सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स रिकॉर्ड, वो भी 2025 का, वो भी जून का। तो इतना सिंपल बना रखा है कि जब जो उनसी फाइल ज़रूरत है तुरंत वही निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा, एसेसिबिलिटी, मतलब उस तक पहुंचना बहुत आसान होना चाहिए, उसका नाम देखते हमें तुरंत समझ में आ जाए, तुरंत मिल जाए। अच्छा, सेल्स का रिकॉर्ड ढूंढना है, वो इस वाले रैक में रखा हुआ है, भाई तुरंत पहुंच गए हम उसके पास, तो एक्सेसिबिलिटी भी आसान होनी चाहिए। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि अब तो ऐसा नहीं है ना कि आज तक सेल कर ली काफ़ी हो जाएगा, अगले महीने सेल ही नहीं करेंगे, उससे अगले महीने सेल ही नहीं करेंगे, उनके भी तो रिकॉर्ड बनेंगे भाई, तो उनके लिए भी ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे उन फाइलों को लगाया जा सके। तो मतलब एक अच्छे फाइलिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए,
चाहिए, मतलब कि हम वहाँ पर जगह को एक्सपैंड कर सके और रिकॉर्ड को ऐड कर सके, ठीक है, उसे बोलेंगे बढ़िया फ्लैक्सिबिलिटी है। चौथा है सेफ्टी होनी चाहिए, भाई ऐसी जगह पर रखा हुआ हो जहाँ पर चीज़ें सेफ हो, डैमेज या लॉस का खतरा ही ना हो। जैसे मान लो बहुत ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट की फाइलें थी जो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी थी बिजनेस के लिए, उसको हमने एक अलमीरा में एक सेफ जगह पर ताला लगा के रखा हुआ है, तो सेफ्टी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर आग लग सकती है, आग लगने का खतरा है, वहीं पर अलमारी रख रखी है, नहीं, तो सेफ्टी भी होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हम कह सकते हैं हाँ ये अच्छा फाइलिंग सिस्टम है। चलो अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो अभी तक फ़ायदे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हमने फाइलिंग क्यों की, ताकि वो डॉक्यूमेंट हमें आसानी से मिल जाए। अगर मैनेजर ने सैलरी रिकॉर्ड मांगा है तो फाइल तुरंत ढूंढने पर मिल जाए। इससे क्या होता है, इससे टाइम भी बचता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, हमें पता होता है कि यहाँ पर रखी हुई है, तो 30 मिनट की जगह सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं और टाइम बच जाता है, और वहाँ पर अपना एम्प्लॉय जो है वो काम कर सकता है, ठीक है, मतलब वेस्टेज नहीं हो रहा, टाइम का वेस्टेज नहीं हो रहा, जो उसका एक्चुअल काम है वो कर सकता है फाइल ढूंढने की जगह। तीसरा होता है रिकॉर्ड की सेफ्टी, परमानेंट वहाँ पर रिकॉर्ड हमारे सेफ रहते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी अलमारी वाली बात बताई, ठीक है। और चौथा फायदा होता है ऑफिस की इफिशियंसी भी बढ़ती है, क्योंकि सब अपने एक्चुअल काम पर ध्यान दे पाते हैं, ना कि फाइलों को ढूंढने में। ऐसे तो भाई पूरी रात हो जाएगी, फाइलें ढूंढते रह जाएंगे, रोज कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी, रोज ही नई फाइलें ढूंढते रहो तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो ऑफिस की इफिशियंसी भी बढ़ती है अगर हम ये फाइलिंग करते हैं तो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स के बारे में। यहाँ पर हम फाइलिंग प्रोसीजर के स्टेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब डॉक्यूमेंट को शुरुआत से लेकर उसको डिस्पोज करने तक क्या क्या स्टेप करनी पड़ती है, क्या क्या बीच में चीज़ें आती है, मतलब डॉक्यूमेंट को सही तरीके से अरेंज, स्टोर, उसको ढूंढना, उसको संभालने का जो प्रोसेस है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है ऑर्डर टू फाइल। ऑर्डर टू फाइल का मतलब हर एक फाइल ना इंपॉर्टेंट नहीं होती, सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं ना एक ऑफिस को 20 लेटर मिले हैं, ठीक है, उसमें से 15 लेटर ना नॉर्मल एडवर्टीजमेंट के हैं और 5 जो है ना वो कस्टमर की कंप्लेंट आई हुई है। तो सबसे पहले तो यही देखा जाएगा हमारे लिए फ्यूचर में किसकी ज़रूरत पड़ सकती है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल एडवर्टीजमेंट को फाइल नहीं करने वाले और 5 डॉक्यूमेंट को फाइल करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कौन सा जरूरी है, कौन सा रखना है, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, हम तैयारी करते हैं। अब ना हमारे पास बहुत सारे बिल्स हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ स्लिप लगी हुई होती हैं, स्टेपलर लगे हुए होते हैं, तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना उनको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें लगी पिन्स को निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रा पेपर को हटा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, पेपर को सीक्वेंस वाइज डेट वाइज लगा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। जैसे मान लो बेफालतू की स्लिप लगी हुई थी, रफ वर्क भी उन्हीं के साथ लगा हुआ था, तो हमने स्टेपलर की पिन खोल के उस रफ वर्क को हटा दिया और उसके साथ अगर कोई जरूरी स्लिप लगानी थी तो वो लगा दी। तो यहाँ पे हमने सब चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया, सब चीज़ों को अरेंज कर लिया, ठीक है, जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट थे फाइलिंग के लिए तैयार कर लिए। फिर तीसरे स्टेप में होती है शॉर्टिंग एंड फाइलिंग। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें ना अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली डेटा को अरेंज किया जाता है, जगह के अनुसार अरेंज किया जाता है। देखो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं यहीं पर आपको समझा दूंगी। देखो इन दोनों टर्म के ऊपर ना एक क्वेश्चन आ सकता है, अल्फाबेटिकली फाइलिंग क्या होती है, न्यूमेरिकली फाइलिंग क्या होती है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में भी, ताकि अगर आए तो आप कर सको। देखो अल्फाबेटिकली में क्या होता है, हम ना चीज़ों को फाइलिंग कर रहे हैं, संभाल के रखने के लिए ना ऐसे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। अब क्या होता है, हम ना हर एक फाइलिंग पे ऊपर ना ABCD लिख देते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने ABCD के थ्रू चीज़ों को अरेंज किया है। अब होता क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का नाम A से भी आता होगा, कोई अमन होगा, कोई आयुषी होगी, कोई आराध्या होगी, कोई अंशु होगा। तो जितने भी ए नाम के एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड है वो हमने ए वाले सेक्शन में रख दिए। फिर बी से भी कोई ना कोई आता होगा, सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो बी से आते हैं वो बी में रख दिए, फिर सी से रख दिए। ऐसे करके हमने सारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को बनाकर रख दिया, फाइलिंग करके रख दी। तो इसे बोलते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना। और दूसरा होता है न्यूमेरिकली। अब यहाँ पर नंबर्स की फॉर्म में फाइलों को सेव किया जाता है। जैसे उसकी एम्प्लॉय ID ये है तो 101 उसकी फाइल का नंबर होने वाला है, तो यहाँ पर नंबर के थ्रू मैनेजर मंगाएगा कि फाइल नंबर 101 ला दो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाइज यहाँ पर चीज़ों को अरेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर डेट वाइज, न्यूमेरिकल वाइज, अल्फाबेटिकली वाइज, सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को अरेंज कर दिया गया है, ठीक है। डेट वाइज कैसे करते हैं कि चलो भाई जनवरी के बिल इस वाली कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पे फिर फरवरी के बिल, यहाँ पे मार्च के बिल, तो जनवरी फरवरी करके भी स्लिप लगा दी जाती है, ठीक है। तो हमने शॉर्टिंग भी कर दी, फाइलिंग भी कर दी। अब फोर्थ है फॉलो अप स्लिप। अगर इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो वो बताकर जाएगा मैं अभी इधर से आ रहा हूँ, लेकिन फाइलें अगर चली गई तो फाइलें तो बताकर नहीं जाएंगी। उसके लिए काम किया जाता है, एक जुगाड़ है। फाइल की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए एक स्लिप बनाई जाती है। जैसे एक स्पेशल रैक था, वहाँ पर 101 करके एक फाइल रखी हुई थी, बट उस फाइल को किसी ने ले लिया, किसी ने उठा लिया, दूसरे डिपार्टमेंट के या दूसरे एम्प्लॉयज़ को किसी को भी दे दी जाती है किसी भी काम को करने के लिए। तो अब क्या होगा, जब वो फाइल वहाँ से हटाई जाएगी ना तो वहाँ पर एक स्लिप रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी, एक स्लिप रखी जाएगी और उस स्लिप पर नाम लिखा होगा, डेट लिखी होगी, सब कुछ लिखा होगा कि 10 जून को ये उठाई गई है, 18 जून को मिल जाएगी, इसने उठाई है, HR डिपार्टमेंट ने उसे ली है। तो वहाँ पर वो स्लिप रख दी जाएगी ताकि अगर किसी और को ज़रूरत पड़े तो उससे समझ में आ जाए कि फाइल कहाँ है।
नेक्स्ट है रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब होता है कि भाई उसे ज़रूरत पड़ने पर निकाल लो, वापस से ढूंढ लो। तो हमें फाइल को ऐसी जगह पर रखना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ से फाइल को जल्दी से ढूंढा जा सके। जैसे बॉस ने 2024 की सैलरी रिकॉर्ड मांगा है, तो अगर हमने सही तरीके से अरेंज किया है तो 2 मिनट में मिल जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? रिट्राइव करना बोलते हैं, रिट्राइवल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है ट्रांसफर फाइल। और ट्रांसफर फाइल से तो आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। किसी डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ रही है तो हम उसको दे रहे हैं, और इसका रिकॉर्ड भी रख रहे हैं भाई, रिकॉर्ड भी रख रहे हैं, ताकि हमें कल को पता हो कि हमने फाइल कहाँ पर ट्रांसफर करी है और भूले ना। और नेक्स्ट होता है रिटेंशन। अब देखो इतने सारे डॉक्यूमेंट है, उसको हमेशा तक के लिए तो सेव नहीं किया जाएगा ना। बहुत सारे रूल्स होते हैं कि इनकम टैक्स का जो रिकॉर्ड है वो 8 सालों तक रखा जाएगा। तो 8 साल पूरा होने के बाद उसको रद्दी समझ लिया जाता है, फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो रिटेंशन भी ज़रूरी होता है। तो ये कुछ स्टेप्स पढ़ाए, कुछ प्रोसेस पढ़ाए, कुछ पॉइंट्स पढ़ाए, जिसमें हमने बताया कि कैसे फाइलिंग प्रोसीजर रखा जाता है, करा जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक इंडेक्सिंग के बारे में। तो फाइलिंग अभी हम समझ कर आए हैं, मतलब फाइलों को डिजिटली तरीके से या फिजिकल तरीके से अच्छे से स्टोर करना सिस्टमैटिक वे में, ताकि हमको ढूंढने में आसानी हो। उसे हमने क्या बोल दिया था? फाइलिंग बोल दिया था। लेकिन इंडेक्सिंग का मतलब होता है उनका एक नंबर दे दिया, उनकी एक पहचान दे दी, उनके ऊपर एक टैग लगा दिया, लेबल लगा दिया, जिससे कल को हमें ढूंढने में दिक्कत ही ना हो। उसे क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग बोलते हैं। जैसे आपको पता है बैंक के अंदर ना सारे अकाउंट होल्डर का जो रिकॉर्ड है, उनका जो डेटा है ना, उनके अकाउंट नंबर के हिसाब से सेव किया जाता है। जैसे आपको पता ही होगा बैंक के अंदर ना अकाउंट नंबर शुरुआत का सेम ही होता है, बस पीछे की कुछ डिजिट बदल जाती है, तो उसके हिसाब से ही रिकॉर्ड रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम रिकॉर्ड किससे रख रहे हैं? नंबर के बेसिस पर रख रहे हैं। तो उसको क्या बोल दिया? इंडेक्सिंग बोल दिया। अब सिर्फ ये मतलब नहीं है कि नंबर के हिसाब से ही रिकॉर्ड रख सकते हैं, अल्फाबेटिकली भी रख सकते हैं भाई, नाम से भी रख सकते हैं, ABCD करके भी रख सकते हैं। अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, इंडेक्सिंग करने का। जैसे मान लो हमारे पास ना 100 कस्टमर की फाइलें रखी हुई थी, ठीक है, जिसमें से एक का नाम था अमित शर्मा, एक का नाम था नेहा गुप्ता, एक का नाम था राज वर्मा। ठीक है, 3 नाम के इंसान थे हमारे पास। तो इनकी फाइल का नंबर है 101, फाइल नंबर 101, फाइल नंबर 102, फाइल नंबर 103, ऐसे करके इनकी फाइलों का नंबर कर रखा है, दे रखा है, ताकि कल को ढूंढने में आसानी हो। तो इससे क्या बोल दिया हमने? इंडेक्सिंग बोल दिया। ठीक है, जहां पर रिकॉर्ड को एक पहचान मिल जा रही है, एक टैग मिल जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग बोलते हैं। मतलब ओवरऑल हमने हमारे डॉक्यूमेंट को, फाइलों को किसी नाम से, किसी सब्जेक्ट से, किसी नंबर से या फिर किसी कीवर्ड के बेसिस पर सेव कर रखा है, उसे इंडेक्सिंग बोल दिया। चलो अब मीनिंग पढ़ लेते हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग का मतलब एक ऐसा एक्ट जहां पर हम हमारे डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं उनके टर्म्स के बेसिस पर, सिंबल के बेसिस पर। ठीक है, मतलब एक सिंबल लगा दिया कि ये अकाउंट की फाइल है, एक सिंबल लगा दिया ये एम्प्लॉय की फाइल है, एक सिंबल लगा दिया ये कस्टमर की फाइल है। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई कर दिया है कि अगर तुम्हें एम्प्लॉय के रिकॉर्ड ढूंढने हैं तो तुम्हें रेड वाली फाइल में ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे हमने सिंबल बना रखे हैं, इंडेक्स लगा रखे हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये इमेज के अंदर ये इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रखी है। और अब मुझे बताओ, कल को तुम अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीद कर लाते हो तो उसको कहाँ पर रखोगे? उसको एक सब्जेक्ट के अंडर में रखोगे। उस सब्जेक्ट का नाम होगा स्टेशनरी परचेज। तो उसमें सारी स्टेशनरी से रिलेटेड फाइलें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे पढ़ाऊँ, मैं आपको बता देती हूँ, आपके दिमाग में बैठा रहेगा। अल्फ़ाबेटिकली मतलब ABCD के हिसाब से, ठीक है। न्यूमेरिकली मतलब नंबर के हिसाब से 101, 102 ऐसे करके। सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट के हिसाब से ये सारी सेल्स की फ़ाइल होने वाली है, सारी स्टेशनरी की फ़ाइल होने वाली है, यहाँ पर सारे अकाउंट्स की फ़ाइल होने वाली है इसके हिसाब से। और जोग्राफिकली के मतलब जैसे कि ये दिल्ली की फ़ाइल है, इसमें दिल्ली के सारे रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। ये मुंबई की फ़ाइल है, इसमें मुंबई के सारे रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। ये जयपुर की फ़ाइल है तो इसमें जयपुर के सारे रिकॉर्ड रखे जाएंगे। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग की जाती है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं हाँ, ये जो इंडेक्सिंग सिस्टम बनाया है ये अच्छा है। तो सबसे पहला होता है सिंप्लिसिटी। हमें ऐसा इंडेक्सिंग सिस्टम चाहिए होता है जो सिंपल हो, आसान हो, समझ में आ रहा हो। ठीक है, जैसे कि ABCD के हिसाब से क्या कर रखा है? इंडेक्सिंग कर रखी है। तो हमें अमन की फाइल ढूंढनी है, तो हमें कहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी? A वाले पार्ट में। ठीक है, तो A वाले पार्ट से हमने अमन की फाइल को ढूंढ लिया। बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान था। ठीक है, दूसरा होता है इकोनॉमिकली, मतलब इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। ऑफिस का खर्चा भी तो बचाना है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक छोटा सा सिंपल सा रजिस्टर है जिसमें इंडेक्स बनाया जा सकता है। तो हमें ज़रूरत क्या है? महंगे महंगे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स खरीदने की। क्या उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कल को अगर हम स्पेस के साथ थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहें, उसके अंदर और फाइलें एडजस्ट करना चाहें तो वो हो जाए। अगर हो पा रहा है तो वो एक अच्छा इंडेक्सिंग सिस्टम है। और क्विक लोकेशन, मतलब कि हमें फास्ट रिकॉर्ड मिल जाने चाहिए। जो भी रिकॉर्ड हम ढूंढ रहे हैं वो हमें तुरंत मिल जाए। प्रिया की फाइल ढूंढ रहे थे और प्रिया का जो फाइल नंबर था वो 102 था, तो हम अलमीरा में गए, जहाँ पर देखा हमने 102 लिखा हुआ है, हमने वहाँ से तुरंत प्रिया की फाइल को निकाल लिया, हमारा टाइम बच गया।
अगर ये सारे पॉइंट्स हैं तो हम कह सकते हैं हाँ ये बढ़िया इंडेक्सिंग सिस्टम है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडेक्सिंग करने के फ़ायदों के बारे में। तो जो फाइलिंग के फ़ायदे थे वही इसके होने वाले हैं। इंडेक्सिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रिकॉर्ड हमको कल को बहुत आसानी से मिल जाए, हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और टाइम भी बच जाए। और हम ये वाला टाइम किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? रियल काम करने में, एक्चुअल काम करने में, जिससे क्या होगा, ऑफिस में स्टाफ की इफिशियंसी बढ़ेगी क्योंकि वो अपने ही कामों पर ध्यान दे रहे हैं। और क्रॉस रेफरेंस का मतलब, जैसे मान लो हमें ना अंजलि के बारे में थोड़ा सा रिकॉर्ड निकालना है और उसकी सैलरी की डिटेल्स भी देखनी है, तो दो जगह सेक्शन हो रखा होगा, दो जगह बांट रखा होगा। एक तो एम्प्लॉय फाइल में ढूंढना पड़ेगा और एक सैलरी फाइल में ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो एम्प्लॉय फाइल में हम अंजलि को ढूंढेंगे, वहां पर ना एक और बात लिखी होगी कि अंजलि की फाइल तो है, साथ में उसकी आईडी भी लिखी होगी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, आईडी 102 है, जो भी है 1022345 जो भी है, तो वहां से हमें रेफरेंस मिल जाएगा। इस रेफरेंस से हम सैलरी फाइल में जाएंगे और एम्प्लॉय की 102 की फाइल निकाल लेंगे, जिस हमको अंजलि की सैलरी की डिटेल्स पता लग जाएंगी। ठीक है, और लास्ट है रिड्यूस कॉस्ट। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, अगर एक पर्सन फाइलों को ढूंढने में 20 मिनट लगा रहा है और ऐसी रोज रोज फाइलों को ढूंढते रहे तो सारे एम्प्लॉय अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल जो वर्क हो सकता था उसे छोड़ा जा रहा है। और अगर मान लो पूरे दिन में 10 फाइलें ढूंढनी है, ठीक है, और एक फाइल को ढूंढने में 20 मिनट लग रहे हैं, तो इसको इससे इंटू कर दो, तो 200 मिनट वेस्ट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब उनका काम वेस्ट हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये लॉस है। तो ये जो लॉस हो रहा है ना, इसको बचाने के लिए हम इंडेक्सिंग करते हैं, ताकि जो कॉस्ट है ना, जो फालतू की कॉस्ट आ रही है, हमारे लिए खर्चे की तरह है, ठीक है, तो इसको घटा सके, खत्म कर सके, रिड्यूस कर सके, इसलिए हमने इंडेक्सिंग कर दी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप है लूज और वर्टिकल कार्ड इंडेक्सिंग। जैसा कि यहाँ पर इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे किसी भी चीज़ की फाइल हो, ठीक है, जैसे मान लो अमन है, प्रिया है, रोहित है, सुमन है, इन सब के लिए एक अलग अलग कार्ड बना रखा है, उन पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उनको प्लेस कर रखा है। तो इस सिस्टम में क्या हो रहा है, एक सेपरेट कार्ड बनाया जा रहा है हर एक के लिए, हर एक कस्टमर के लिए, किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर एक एक कार्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, उस कार्ड को इसमें प्लेस किया जा रहा है। और अगर कल को नए कस्टमर आ गए तो नए कस्टमर के कार्ड को इसमें ऐड भी कर देंगे और रिमूव भी कर देंगे अगर किसी पुराने कार्ड को यहाँ से निकालना हो। ठीक है, अब सेकंड होता है विजिबल कार्ड इंडेक्सिंग। देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाता है ताकि वही कार्ड निकाला जा सके जिसकी हमें ज़रूरत है। देखो लिख रखा है ना, नाम भी लिख रखा है, डिपार्टमेंट लिख रखा है, उससे रिलेटेड फ़ोन नंबर भी लिख रखा है। मतलब एक ट्रांसपेरेंट कवर जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी, पहली ही बार में देखते ही नज़र आ जाएगी, ढूंढने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और बड़े बड़े ऑफिस में इस चीज़ को किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, विजिबल कार्ड इंडेक्सिंग। फिर होता है स्ट्रिप इंडेक्सिंग। देखो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, चाहे वो किसी अलमीरा में हो, वॉल में हो, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्ट्रिप्स लगाई गई हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रिप बना दी गई है। तो इसमें अमित वर्मा के सारे रिकॉर्ड होंगे। मतलब यहाँ पे देख रहे हो, सिर्फ छोटी ही स्ट्रिप से काम चलाया जा रहा है। बस थोड़ी ही इन्फॉर्मेशन से हमें पूरी बात पता लग जा रही है कि इसके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड होने वाले हैं। ठीक है, अमन के सारे रिकॉर्ड होने वाले हैं, या अमित वर्मा के सारे रिकॉर्ड होने वाले हैं, या नेहा गुप्ता के सारे रिकॉर्ड होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता लग रही हैं सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिप से। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली कार्ड नहीं बनाया गया जैसे ऊपर वाले सिस्टम में बनाया गया था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप इंडेक्सिंग बोलते हैं। ये छोटी एंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होता है और स्ट्रिप अगर हम बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। फिर है नेक्स्ट व्हील। ये वाली तो आपने भी देखी होगी, जब बहुत सारी लोकेशन पर ये रखी होती है। ठीक है, मैंने बहुत जगह ये देखी भी है। अब देखो ये व्हील और रोटेटिंग इंडेक्सिंग में क्या होता है, हमें कोई भी रिकॉर्ड चाहिए तो हम इस पहिए को घुमाते हैं और हम रिकॉर्ड को नीचे से खंगाल लेते हैं। ये ज़्यादातर डॉक्टरों के पास होती है। ठीक है, इसमें पर्चे लगे हुए होते हैं, तो ये पर्चा घुमाएंगे और सारे रिकॉर्ड को निकाल लेंगे, जो सा भी रिकॉर्ड उन्हें चाहिए होगा। तो ओवरऑल अगर मैं जल्दी से बताऊं तो सबसे पहले वाले में एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग कार्ड होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है विजिबल कार्ड। तो यहाँ पर कार्ड दिखाई दे रहा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हमें देखते ही पता लग जाता है इसके अंदर कौन से रिकॉर्ड रखे हैं। तीसरा होता है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की स्ट्रिप बना के लगा देते हैं, इससे हमें पता लग जाता है इसके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड होने वाले हैं। चौथा होता है व्हील, घुमाने वाला पहिया होता है, जिससे हमें अगर कोई भी पेशेंट की या फिर किसी की भी इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, पर्चा खींचना हो, तो वो तुरंत निकल जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिशिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, हम पब्लिक के लिए वो चीज़ अवेलेबल करवाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मतलब हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या कंटेंट है, हम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पब्लिशिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपनी वीडियो क्या करती हूँ, पब्लिश करती हूँ, तभी तो आप देख पाते हो, तभी तो आप सीख पाते हो, तभी तो आप पढ़ पाते हो। मतलब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, मैं अपने कंटेंट को पब्लिक तक पहुंचा रही हूँ, उसको हमने बोल दिया पब्लिशिंग। अब जरूरी नहीं है कि वीडियो को ही पब्लिश किया जाता है, बुक को भी तो पब्लिश किया जाता है, मैगजीन पब्लिश हो सकती है, न्यूज़पेपर पब्लिश हो सकते हैं, कोई ब्लॉग है, आर्टिकल है, उसको भी पब्लिश किया जा सकता है, कोई पीडीएफ बनाई है, ई बुक है, उसको भी पब्लिश किया जा सकता है। तो उसे क्या बोल दिया हमने, पब्लिशिंग। और जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसे पब्लिश कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म।
मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी वेबसाइट जहां पर कंटेंट को क्रिएट किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है और पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जो यूजर को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बनाया गया होता है। जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, अब मैं यूट्यूब पर अपनी वीडियो डालती हूँ तो यूट्यूब भी हो गया, या फिर कोई वेबसाइट हो सकती है, जैसे कि अभी मैं फिलहाल के लिए अपने नोट कहाँ पर पब्लिश करती हूँ? वेबसाइट पर पब्लिश करती हूँ, वो भी मेरी खुद की नहीं है, ठीक है। और आपको पता है जिसमें चीज़ें छापी जा रही हैं, प्रिंट करी जा रही हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो उसको हम बोल देते हैं प्रिंट पब्लिशिंग। क्या बोला? प्रिंट पब्लिशिंग। और जहाँ पर जैसे ब्लॉग आर्टिकल वेबसाइट पर लिखे जा रहे हैं, ई बुक को पब्लिश किया जा रहा है, पीडीएफ अवेलेबल करवाई जा रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? डिजिटल पब्लिशिंग, जो डिजिटली हो रही है, ठीक है। और ये किसके थ्रू होती है? डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपके कंटेंट को डिजिटली अपलोड कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, ताकि उसको लोग देख सकें। इसके अंदर वही सारी चीज़ें आ गई, ई बुक आ गई, मैगजीन आ गए, आर्टिकल्स आ गए, ब्लॉग्स आ गए, रिपोर्ट्स आ गई, तो ये सब किसका पार्ट है? डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म का पार्ट है। ये क्रिएटर को मदद कर रहा है कि वो अपने कंटेंट को ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और अगर बात करूँ इसके फीचर के बारे में, तो कंटेंट बनाना और पब्लिश करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और रीडर्स को भी यहाँ पर मदद मिलती है, मतलब आपको भी मदद मिलती है और मुझको भी मदद मिलती है। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इन सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही है, वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, किताबू हो गया, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल है। यूट्यूब भी क्या है? पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर वीडियो को पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके फायदों के और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला, ये ना कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों बोला गया? क्योंकि देखो, बुक को प्रिंट करने में, पेपर को प्रिंट करने में बहुत सारा पैसा लग सकता है, बहुत सारे चक्कर लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सस्ते में काम हो जाता है। पीडीएफ को अपलोड करना है, हो सकता है कोई खर्चा ही ना आए, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा होता है वाइडर रीच। वाइडर रीच का मतलब कि कंटेंट ना दुनिया भर में फैल सकता है, मतलब कोई भी यूजर उस पर एक्सेस पा सकता है। मतलब अगर आपने एक वेबसाइट बना रखी है तो इंडिया वाले, यूएसए वाले, यूके वाले, कोई भी उसको देख सकता है आसानी से। और तीसरा होता है यहाँ पर एडिटिंग करना भी आसान होता है, मतलब पब्लिक करने के बाद भी कंटेंट को अपडेट किया जा सकता है। जैसे हमारे पास ये फीचर होता है कि अगर वीडियो को अपलोड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद कोई चीज़ काटा पीटी करनी है तो एक फीचर मिलता है कि यूट्यूब में जाकर, यूट्यूब स्टूडियो में जाकर वहाँ से उस वीडियो को थोड़ा सा पार्ट ट्रिम कर सकते हैं, काट सकते हैं, मतलब अपलोड होने के बाद भी उसको एडिट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे फायदे होते हैं किसके? डिजिटल पब्लिशिंग के। पहला नुकसान तो यही हो गया, देखो यहाँ पर ऑनलाइन तो एडिटिंग पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन के बारे में, बहुत सारी बुकों को पब्लिश कर दिया, उसमें कोई गलती हो गई तो क्या उसे काट पीट करके ठीक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हमें दोबारा बुकें छापनी पड़ेंगी, इतने लेवल पर इतनी सारी बुकें दोबारा छापनी पड़ेंगी, एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो पहला नुकसान तो यही हो गया। दूसरा, ये चीज़ें फ्री नहीं होती, पता है आपको। जब एक वेबसाइट पर चीज़ों को डाला जाता है, मैं अपनी पीडीएफ अब वेबसाइट पर डालने लगी हूँ ना, फ्री नहीं होता। होस्टिंग का खर्चा, डोमेन का खर्चा, बहुत खर्चा मांगती है एक वेबसाइट, बहुत ज़्यादा खर्चा, ठीक है। और यहाँ तक कि अगर मैं सच बताऊँ ना, मैं आज भी वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए मैंने एक सर से बात करी, मैंने कहा बच्चे बहुत परेशान है भाई, वो पेड पीडीएफ खरीदने के लिए बहुत चिकचिकबाजी करते हैं। मतलब आप ये देखो, मैं देखो बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, ईमानदारी से बता रही हूँ, पूरे दिन कॉल मैसेज, कॉल मैसेज, कॉल मैसेज, 2-2 बजे कॉल आ रहा है भाई। किसका पेरेंट्स कंसर्न में नहीं आएगा? 2-2 बजे कॉल आएगा, 3-3 बजे कॉल आ रहा है, मतलब इतनी कॉल, इतने मैसेज। फिर लास्ट में ये होता था, मैडम रिप्लाई नहीं कर रही, रिप्लाई नहीं कर रही, रिप्लाई नहीं कर रही है। फिर इधर से गालियाँ, उधर से गालियाँ, इधर से गालियाँ, आप करते तो हो नहीं, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। बहुत दिमाग खराब था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि कोई देने के लिए तैयार भी नहीं था, ठीक है। कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, लिख रहा है, लिखने में पता है ऐसे नोट्स को बनाने में बहुत टाइम लग जाता था, और उस मेहनत का सिर्फ 20-25 रुपये मांगना, और उसमें भी ऐसे करना, बहुत दिक्कत वाली बात थी। तो मैंने इन सबका एक सोल्यूशन निकाला, फिर मैंने एक सर से बात करी, और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि आपको फ्री पीडीएफ मिल जाए। तो मतलब आप समझ रहे हो, डिजिटल जो पब्लिश किया जाता है वो भी फ्री नहीं होता, वो खर्चा मांगती है। उस वेबसाइट में बहुत खर्चा आता है, डोमेन में, होस्टिंग में बहुत खर्चीली होती है सारी चीज़ें। दूसरा होता है लैक ऑफ कंट्रोल। जिस ओनर ने वो सामान बनाया है, जिसकी वो मेहनत है, वही खत्म हो जाती है, उसका कंट्रोल ही खत्म हो जाता है ऐसी चीज़ों पर पब्लिशिंग करने के बाद। अब देखो, पीडीएफ को कोई भी ले सकता है, कोई भी ईजिली एक्सेस कर सकता है, वो भी बिना परमिशन के कंटेंट को कॉपी कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, ठीक है। तो हमारा लैक ऑफ कंट्रोल वो है, चला गया। और तीसरा नुकसान होता है, इसमें चाहिए होते हैं डिवाइसेस। रीडर के पास डिवाइस होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होगा तभी तो आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। जब मेरे पास इंटरनेट होगा तभी तो मैं सारी चीज़ें डाल पाऊंगी। तो ये सारे नुकसान होते हैं डिजिटल पब्लिशिंग के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑफिस स्टेशनरी के बारे में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें 2 चीज़ें समझाने वाली हूँ। ऑफिस स्टेशनरी क्या होती है ये तो आपको पता ही है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं समझा रही। ऑफिस की स्टेशनरी वही हो गया, पेपर, पेन, फाइल, फोल्डर, डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो हो गई स्टेशनरी। लेकिन इसमें मैं 2 चीज़ें आपको समझाने वाली हूँ। पहला होता है रिक्वेजिशन। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, रिक्वेजिशन ऑफ स्टेशनरी क्या होता है। अब देखो, नाम से ही समझो, रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, स्टेशनरी की डिमांड करना। किससे करी जाएगी? देखो, बिजनेस के पास उसका कोई गोडाउन तो होगा, स्टोर तो होगा, जहाँ पे स्टेशनरी का सारा सामान रखा जाता होगा, और वहाँ पर एक होंगे स्टोर के ऑफिसर, मतलब उसके इंचार्ज, जो पूरे स्टोर को संभालने का काम करते होंगे। तो अब मान लेते हैं जैसे अकाउंट का डिपार्टमेंट था, उनके यहाँ पर पेन पेपर खत्म हो गए, रजिस्टर खत्म हो गया, तो उन्हें अब 10 तो पेन चाहिए थे और 5 रजिस्टर चाहिए थे। तो उन्हें स्टेशनरी की डिमांड करनी थी, रिक्वेस्ट भेजनी थी। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे कि उन्हें कितनी ज़रूरत है। उन्होंने
देख लिया मुझे 10 पेन चाहिए और 5 रजिस्टर चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक रिक्वेजिशन फॉर्म भरा, फॉर्म फिल किया, ठीक है। एक फॉर्म था जिसमें रिक्वेस्ट करी गई मुझे इतनी स्टेशनरी चाहिए। फिर उसका अप्रूवल लेने के लिए डिपार्टमेंट हेड के पास जाना पड़ा। डिपार्टमेंट के हेड ने अप्रूवल दिया उस फॉर्म का, ठीक है। अब उस फॉर्म को, उस लेटर को कहाँ पर भेजा गया? स्टोर ऑफिसर के पास भेजा गया। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिक्वेजिशन ऑफ स्टेशनरी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इशू के बारे में, ठीक है। अब स्टेशनरी को इशू करने का भी तो कुछ प्रोसेस होगा। अब स्टेशनरी कैसे भिजवाई जाती होगी? स्टोर ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। कैसे वो अकाउंट डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी, उसके प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। स्टोर ऑफिसर को वो फॉर्म मिल गया, उन्होंने वो फॉर्म रिसीव कर लिया, अच्छे से सारी चीज़ों को वेरीफाई किया कि ये सच में रिक्वेस्ट आई भी है, नकली वकली तो नहीं है। उन्होंने वेरिफिकेशन करने के बाद स्टेशनरी को इशू कर दिया और जितनी भी स्टेशनरी भेजी गई है उसकी सबकी एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड कर ली? अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर ली। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? इशू का प्रोसेस हो गया। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं बना दूंगी, जल्दी बना दूंगी, पेपर से पहले बना दूंगी, बट उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। आपको नोटिफिकेशन मिलती नहीं है, परेशान होते रहते हो। अभी भी मैंने खुद रात को बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करी। सुबह बच्चे कह रहे हैं मैडम बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दो। अरे भाई पता कैसे चलेगा जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे? सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, तभी तो पता लगेगा कौन सी वीडियो आई है कौन सी नहीं। पता ही नहीं चलता है लोगों को, जब पेपर देके आ जाते हैं तब पता लगता है अरे ये भी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए इतनी ही तैयारी कीजिए, बाय।